अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टडी सर्कल के एक और वेबिनार के साथ हाज़िर खिदमत हैं आपके। स्टडी सर्कल ने एक वेबिनार का सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके अंदर आपको फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को बिलख़ुसूस पाकिस्तानी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को बाहर के मुल्कों की अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में इमिग्रेशन के प्रोसेस और हायर एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ग्रेजुएट्स और जो फ़िज़ियोथेरेपी के ग्रेजुएट्स हैं उनको आसानी से रास्ते पता लगे, लीगल तरीके पता लगें और मुख्तलिफ जो भी बाहर जाने के तरीके हैं उनके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जा सके। और एम्पावरमेंट मेन मकसद जो है इन सब चीज़ों का फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को एनेबल करना, एम्पावर करना फ़ॉरेन मार्केट के अंदर है। तो इस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं अपने जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ पैनल में आते हैं। तो उनके लिए और आज के पैनल में जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ कराता हूँ। हमारे पास सबसे पहले तनवीर सुरैया भाई हैं अमेरिका से। तनवीर भाई ने 1997 में ग्रेजुएशन की थी जेपीएमसी के अंदर और उसके बाद 2000 में ये कनाडा में आए और 2005 में ये अमेरिका चले गए यहाँ से। अब 2005 से लेके अब तक ये अमेरिका में मिशिगन में हैं। तनवीर भाई हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान। इसके साथ-साथ हमारे दूसरे आज के जो गेस्ट हैं आबिद खान भाई। आबिद भाई ने सन 2001 में बीएसपीटी किया जेपीएमसी से और उसके बाद 2007 के अंदर ये कनाडा में आए और फिर 2008 के अंदर 1 साल बाद ही अमेरिका में चले गए और अब भी मिशिगन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। और इसके साथ-साथ हमारे हादिल अजीज़ को होस्ट असबर जावेद यूके से हमारे साथ है, हमेशा यहाँ पे मौजूद होते हैं। मैं कनाडा में हूँ तो हम इस पर्सपेक्टिव से सवाल करते हैं, ज़हन में जो आता है असबर इंग्लैंड में है तो वहाँ पे जो रह के उसके सवाल आता है ज़हन में वो पूछते हैं और फिर हमारी ऑडियंस होती है। हमारा फॉर्मेट ये है कि जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान में रहते हुए उनके ज़हनों में जो सवाल आते हैं हम वो पूछते हैं। तो आबिद भाई से शुरू करते हैं। आबिद भाई तनवीर भाई आपको हम माइक देते हैं तो आप कुछ बात शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलमान की इस एफर्ट को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ और हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो जूनियर्स हैं, नए ग्रेजुएट्स हैं, उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ये बहुत बड़ा कार्य है। It's not easy job to do, take out time, especially while living in Canada or USA or whatever. और तमाम accurate information provide करना I really highly appreciate। और इसके साथ अफसर वो भी मैं देखता हूँ वो भी बड़ी एफर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब सलाम आपकी इस एफर्ट को और इंशाल्लाह we will help you out wherever whatever you need from us। बहुत शुक्रिया। आबिद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सलमान और असबर भाई दोनों, आप लोगों की काविशें जैसा कि तनवीर भाई ने मेंशन किया तो बहुत बड़ा आप एक किस्म का सदका जारिया कर रहे हैं कि आपकी वजह से जो लोग पीछे जूनियर्स हमारे हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में आजकल इतनी ज़्यादा पीटीज़ जो है ना वो हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वहाँ पे अगर हम अपना टाइम भी याद करें तो उस वक्त भी हमारे पास ऐसी कोई गाइडेंस प्रॉपरली नहीं होती थी। हम लोग भी इधर-उधर से सीनियर से दोस्तों से सर्च करके अपनी मदद आप कोई कहीं मुख्तलिफ जगहों पे आके पहुँचे हैं और अपने-अपने कैरियर का यहाँ किया। लेकिन आप दोनों भाइयों की मैं रियली जैसे तनवीर भाई ने मेंशन किया ग्रेटली अप्रिशिएट करता हूँ मैं भी आपको कि आप लोगों ने यार इतनी अच्छी एफर्ट की है स्टडी सर्कल का जो एक आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इसमें आप लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने घरों में पाकिस्तान में बैठे हुए कम से कम जितने भी लोग हैं उनको इस बात का अब प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के ज़हन में भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो भी आपका लाइव वेबिनार होता है उसके अंदर आके आपके ग्रुप चैट में वॉइस चैट में वो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो हाईली अप्रिशिएट और मेरा भी यही है कि इंशाल्लाह एज लॉन्ग एज यूएसए का ताल्लुक है जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है
हम आप लोगों को फुल्ली सपोर्ट करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जो भी हमारी वजह से किसी की लाइफ पे अगर फ़र्क पड़ सकता है, हम अपने किसी एक भी ग्रेजुएट बॉयज़, जूनियर, सीनियर किसी को भी पाकिस्तान से अमेरिका बुलाने का एक जो है ना वो ज़रिया बन सकते हैं, तो वी विल बी रियली थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हाना ताला कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे कि हम किसी भी एक फैमिली की या एक दोस्त की लाइवलीहुड जो है उसका ज़रिया बने। तो थैंक यू सलमान एंड असबर को। बहुत शुक्रिया आबिद भाई और तनवीर भाई, और आपका दोनों का टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। तो नॉर्मली हम ये करते होते हैं कि वेबिनार के बाद जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें हो हम वो खुद प्रोवाइड कर दें, अदरवाइज़ फिर हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। लेकिन क्योंकि आप दोनों हज़रात बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और इसमें हम थोड़ी-सी स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद जो जेन्युइन कोई इंक्वायरियाँ होंगी और जनरलाइज़्ड लोगों को फ़ायदेमंद होगी, वो इंशाल्लाह आपसे पूछी जाएँगी। असबर, आप कैसे देख रहे हैं स्टडी सर्कल के इन सारे वेबिनार्स को? आपको भी क्वेश्चंस आते होंगे, बाद में फेसबुक पे भी लोग कॉन्टैक्ट इस इनका फ़ायदा हो रहा है जनरल पब्लिक को? सर मेरे ख्याल में तो क्योंकि मैं दोनों तरह के प्रोसेस से गुजरा हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मेरा प्लान था कि मैं यूएस मूव करूँ, और उस टाइम पे अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल थी। कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से क्या पहला स्टेप है, क्या अप्लाई करना है। उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है आज के, अब सारी बात है, हमने कनेक्ट किया है डिफरेंट लोगों को जनरल पब्लिक के साथ, नए स्टूडेंट्स के साथ, तो इससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो मुझे याद है आपका प्रोसेस सारा। तो आबिद भाई से जो बात हुई है, आबिद भाई अगर आपके साथ और मेरे साथ पहले मिल लेते तो यकीनन आप इस टाइम यूके की बजाय अमेरिका में होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये मैं तो चलें ठीक है कि एक डिफरेंट सिनेरियो से गुजर के और एक डिफरेंट जगह पे आ गया। मतलब मैंने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो है वो बिल्कुल, बिल्कुल, रह जाते हैं पाकिस्तान में। चले हम तनवीर भाई की तरफ आते हैं। तनवीर भाई, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफस्टाइल क्या है? क्या अमेरिका के अंदर जब भी हमने अपने सीनियर से सुना है तो वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अमेरिका जो है वो एक हेवन है। लफ्ज़ तो वैसे अमेरिका और कनाडा दोनों ही आता है कि अमेरिका और कनाडा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक हेवन है। तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थैंक यू सलमान। बात ये है कि बैक इन 90s हम अमेरिका को, जितने भी लोगों ने एडमिशन उस वक्त फिजिकल थेरेपी में लिया, उनका मेरे ख्याल में गोल यही था कि अमेरिका जाना है। उस वक्त चूंकि ये जो प्रोफेशन है इतना वेल नोन नहीं था, तो लोगों को इतनी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं थी। लेकिन ये था कि लोग अमेरिका को 3 वजह से जानते थे। एक माइकल जैक्सन की वजह से, एक मोहम्मद अली की वजह से, एक ये कि वहाँ फिजिकल थेरेपिस्ट की बड़ी कदर है। तो उस वक्त ये था, आई मीन, कि इतने बैच, पूरे के पूरे बैच उसी वक्त यूं ही पास आउट होते थे। 90s की बात कर रहा हूँ। तो H1 वीजा और लाइसेंस 6 माह के लिए करवा के, तो बल्कि इन कंपनीज को बड़ा फायदा होता था। दैट वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजन दैट वी आल्सो गॉट फिजिकल थेरेपी। और उसके बाद ये है कि जब हमारा दौर आया तो थोड़े हालात चेंज हो गए। फिर ये है कि हम कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की। मेरा जिंदगी में हमेशा से ये रहा है कि जो करना है कर दो, डोंट वेट फॉर टुमारो, डू इट टुडे, यू नो। ओके, सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 97, उसके फौरन बाद मैंने एवेल्युएशन अप्लाई कर दी। फिर उन्होंने काफी सारी डेफिशिएंसीज निकाली, तो फिर उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए वी स्टार्टेड 1 year additional course in due to, just to fulfill the requirement of Canadian deficiencies. So that was the first step basically. उसके बाद Canadian immigration, of course, the requirement was that you have to have evaluation, but since we didn't have evaluation, still, they gave me immigration, So I got into Canada, but goal was to get to USA, and this is the best way to reach in USA. Even nowadays, I mean, कनाडा के जरिए सबसे इजी और बेस्ट वे है
आप कनेडियन इमिग्रेशन भी ले लेते हैं, प्लस आप यूएसए भी मूव कर सकते हैं। अभी यूएसए में जो मोस्टली जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, दे लिव इन मिशिगन, like in 50 mile circle radius we have almost like 300 Pakistani PTs, तो आपस में मिलना मिलाना भी होता है, एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल थेरेपी ऊंच एंड नीच थोड़ी बहुत होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अभी भी फिजिकल थेरेपी जो है वेरी वेल हाईली डिमांड प्रोफेशन, और ये इसकी डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है जी। तो फाइनेंशियली इट्स वेरी रियली हाईली पेड, नॉट एज डॉक्टर बट क्लोज टू डॉक्टर, तो हर हवाले से लाइफ जो स्टैंडर्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लस ये कि हम 200-300 लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं, तो हर हवाले से ये है कि इससे आइडियल सिचुएशन फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए हो नहीं सकती। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। इसके बाद अमेरिका के लिए क्या क्या खोया? थैंक यू सलमान। जैसे कि तनवीर भाई ने मेंशन किया, तो हाँ, 300 फिजियोथेरेपिस्ट, ह्यूज अमाउंट जी, माशाल्लाह, बहुत बड़ी अपनी कम्युनिटी, पूरी फैमिली है जी। जी माशाल्लाह। तो जैसा तनवीर भाई ने मेंशन किया, उसी बात को इंडोर्स करते हुए आगे चलूंगा कि जैसे मेरा तो इस फील्ड में आपको पता है, जब हम एफएससी करते हैं तो किसी को पता ही नहीं होता ना कि खास करके जब हम लोगों ने की थी, मैंने फारिग हुआ पिंडी से, मैंने एफएससी की, तो मुख्तलिफ जो एरिया सर्च कर रहे थे, तो हमारे जहन में ये था एमबीबीएस, ये बीडीएस, डीवीएम और फार्मेसी, 3-4 शोबे जो हमारे मेन जहन में होते थे। तो मैं समझ लो, आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली जो है ना इस प्रोफेशन में आया, इसलिए कि मेरे एक मामू है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो अमेरिका आए थे, तो उनके एक दो दोस्त हैं वो फिजिकल थेरेपिस्ट थे। तो उन्होंने मुझे, जैसे वो वापस गए यहाँ से, तो मुझे कहते हैं कि यार तू और कुछ नहीं करना, तू फिजिकल थेरेपी करना, इसलिए कि मैंने अमेरिका में देखा है फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उन्होंने अपने जहाज रखे हुए हैं। ये बात बड़ी मशहूर है पाकिस्तान ये बता रहा लिटरली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के मुझे ना, तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा फिजिकल थेरेपी होता है क्या? वो भी उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना हड्डियों का डॉक्टर होता है। तो हमने कहा, फिर तलाश में पड़ गई हड्डियों का डॉक्टर कहाँ से बनता है, पता चला जेपीएमसी है, और लाहौर जो था वो सिर्फ पंजाब वालों के लिए था, मेरा जो कहता है आज़ाद कश्मीर से है, तो वहाँ इस वजह से फिर हमने वो सर्च किया, और करते कराते ये है कि हम लोग कराची जेपीएमसी में एडमिट हो गए। और वहाँ से जब फर्स्ट, मतलब वहाँ पे जो भी लोग होते थे, अक्सर हमारे दोस्त अहबाब जो भी थे, तो उस प्रोफेशन में जेपीएमसी में जाने के लिए, फिजिकल थेरेपी में, सबका यही था कि यार हम यहाँ से इसलिए डिग्री ले रहे हैं कि ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड है ना, हमारी जो फिजिकल थेरेपी की डिग्री है, ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। ड्यूरिंग होल 3-4 ईयर कैरियर हम भी सोचते रहे कि ये ग्रीन कार्ड तो है, लेकिन पता नहीं ये ग्रीन कार्ड हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि 3 साल गुजर गए। फिर जब 3 साल बाद पता ही चला कि जब हमने इवैल्यूएशन के प्रोसेस से देखा, जो हमारे सीनियर अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें डेफिशिएंसीज आना शुरू हो गई। तो फिर यही वहाँ पे एक रूमर स्प्रेड हो गया कि अब जो है अमेरिका बंद हो गया थेरेपिस्ट के लिए। तो हमारा ही जो बैच था लास्ट, वो हम लोगों ने बैठ के सब अपनी क्लास ने मिलके एक बाकायदा हलफनामा लिया कि हम लोग जो है ना यहाँ पे अपना फाइनल का एग्ज़ाम उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक ये 4 ईयर डिग्री नहीं हुई। तो बैक एंड फोर्थ काफ़ी हमारी जो है ना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से, प्रिंसिपल से, बाकी मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी हाई लेवल पे लड़ाई झगड़े, सारे मामलात में हमने स्कूल शट डाउन किए रखा, काफ़ी अर्सा वो भी बंद रहा। करते करते हम इस स्टेज पे पहुंचे कि सब जो हमारे प्रिंसिपल प्लस बाकी टीचर, वो उन सब ने रियलाइज़ किया कि ये इन लोगों का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो फिर जो है ना 4 ईयर का जो कोर्स था, वो करिकुलम डिज़ाइन करा के, तो फिर वो अप्रूवल के प्रोसेस से आके, तो जो आगे आपको पता है 4 ईयर डिग्री भी शुरू हुई, और हमने 1 ईयर एडिशनल भी किया, हम उस प्रोसेस से गुजरे। और गुजरने के बाद जैसे ही हमें डिग्री मिली, तो सेम थिंग अमेरिका का, चूँकि ऐसा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं थी, और मैंने भी इसी चीज़ तरीके से कनाडा का इसलिए इंतखाब किया कि जब कनाडा के बारे में रिसर्च की, तो पता ही चला कि उसमें आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं हर चीज़, और उसमें कोई आपको किसी एजेंट या किसी लॉयर या अटर्नी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो सिंपल मुझे वही लगा कि जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा, तो वहाँ से फिर आगे जाके देखते हैं कि किधर करना है। तो सेम थिंग पर अप्लाई किया, और 3-4 साल लगे, और फिर कनाडा में जो है ना मूव हो गया। और फिर 1 ईयर जब कनाडा में रहा, तो यहीं पे फिर आगे अमेरिका के लिए सर्च की। तो इधर दोस्त अहबाब थे, तो एक दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने फिर मेरा H1 फाइल किया, और नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आ गया। और जब से फिर जो है ना यहाँ पे आए, तो फिर
क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ आने की वजह ये थी कि एक तो जॉब का जो था ना, वो जो सुनते थे हम दोस्त अहबाब से, फाइनेंशियली भी और वैसे भी ये था कि उस वक्त बगैर लाइसेंस के बिना एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट असिस्टेंट आप यहाँ काम कर सकते थे ना। जब मैं आया था, तनवीर भाई भी बताएंगे, ये पहले जब आए थे तो इनके दौर में तो और ज़्यादा था। मेरे दौर में भी ये था कि 1 आध साल 2 साल तक ये था कि वो बगैर फिजिकल थेरेपी लाइसेंस के भी आप एज ए पीटी असिस्टेंट काम कर सकते और बड़ी डिसेंट सैलरी पे आप काम करते थे ना। पीटी के क्लोज नहीं, लेकिन यू कैन से दैट वेरी डिसेंट अमाउंट। कनाडा से आप 2-3 गुना ज़्यादा यहाँ पे पीटीए भी उस वक्त जो है ना वो अर्निंग हो रही होती थी। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के तो हम लोग यहाँ मूव हुए, फिर आगे लाइसेंस पास किया। तो फिर अब जिस स्टेज पे हैं तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तनवीर भाई ने मेंशन किया कि 300 के करीब, 250 से 300 के करीब हमारे पास यहाँ पे थेरेपिस्ट फैमिलीज और वेल सेटल्ड लोग जो है ना यहाँ पे हैं। और हमें यहाँ पे इस मिशिगन में रहने का एक यही है कि यहाँ हमें फील नहीं होता कि हम किसी ना अब्राड या किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। अब यही हमारी फैमिली बन गई है। हम लोग सारे आपस में इस तरह के हैं कि बहन भाई भी आपस में हैं, दोस्त भी हैं, और सब हमारा यही सिस्टम ऐसा यहाँ पे चल रहा है बीइंग अ थेरेपिस्ट। फिर हमने अपनी एक अलग से प्लेटफॉर्म भी एक क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम आपस में सारे बैठते हैं, गपशप करते हैं, बल्कि एनुअल डिनर भी करते हैं और भी इस तरह के प्रोग्राम, बारबेक्यूज, पार्टीज, और बड़ा मतलब अच्छा ना। तो फैमिली और हम लोग आपस में सारे ना इन्वॉल्व हैं, सारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं। तो इस वजह से ये है कि हमारे लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका जो है ना वो थेरेपिस्ट के लिए व्हाट आई कैन से इट्स अ बेस्ट प्लेस। आप कहीं से भी ना और से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जॉब तो हर जगह है, कनाडा में भी है, चूँकि वहाँ का भी एक्सपोजर तो है मुझे काफ़ी वहाँ पे भी, लेकिन अमेरिका से अब आप कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका इज़ द बेस्ट फाइनेंशियली प्लस बाकी चीज़ों के हवाले से भी। तो दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, तनवीर भाई, अगला सवाल ये कि क्या सिर्फ मिशिगन और या बाकी जितनी स्टेट्स हैं उनमें क्या सूरत हाल है, और उनको डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेसिकली जब आप अपना वतन छोड़ते हैं, ऑफ कोर्स इट्स ह्यूज डिसीजन, और फिर you need some kind of socialization as well, you know. So you prefer to go somewhere where you already know some people. मिशिगन वो डेस्टिनेशन इस हवाले से बन गई कि यहाँ पे बैक इन 90 जो है वो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंपैरेटिवली जो स्कोर था वो लो था। जिन लोगों का स्कोर दूसरे स्टेट्स में से वो पास नहीं होते थे उनको मिशिगन का मिल जाता था। Otherwise, weather के हवाले से तो it's not like that ideal place, just like same in Toronto, so we have same type of weather, only 4 hours from here. तो लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग वो लो स्कोर होने की वजह से यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे सेटल हैं। अब जो न्यू कमर्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि मिशिगन ही में जाया जाए क्योंकि उनके जानने वाले दोस्त अब वहीं पे। तो अदरवाइज as far as job opportunities are concerned, it's everywhere, whole United States, especially अगर आप डेलस और ये टेक्सास कैलिफोर्निया साइड पे इवन सैलरीज भी कंपैरेटिवली ज्यादा हैं और जॉब्स भी ज्यादा हैं, वेदर भी बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे ये कि सोशलाइजेशन के पर्पज से लोग प्रेफर करते हैं कि या मिशिगन में आपको वही पाकिस्तानी माहौल मिलता है। आबिद भाई, ये बताइएगा कि क्या इस टाइम पे कोई ऐसी स्टेट है जहां पे आप बगैर लाइसेंस के एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, और सिर्फ काम नहीं कर सकते यानी पाकिस्तान से आ भी सकते हैं? थैंक यू सलमान, क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है। तो ऑनलाइन जो आप कह सकते हैं ना कि बगैर लाइसेंस तो नहीं है, अभी टेम्परेरी लाइसेंस जो इशू होता है वो स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो अभी तक कर रही है ना टेम्परेरी लाइसेंस। वो जैसे ही उनकी इवैल्यूएशन होती है तो आप अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है तो वो आपका टेम्परेरी लाइसेंस जो है वो पीटी का या इवन पीटीए की इवैल्यूएशन है तो पीटीए का वो 1 ईयर के लिए आपका वो लाइसेंस इशू करा के तो उस पर भी लोग आते हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास ना जो एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, अगर आपका कोई डायरेक्ट सोर्स है तो वही आपके लिए ये पेन लेगा। यानी अननोन लोग इसलिए नहीं करते, जो लोकल एम्प्लॉयर हैं जैसे न्यूयॉर्क में, तो वो इसलिए नहीं करते कि उनके पास यहाँ पे भी मौजूद हैं लोग ना जो ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं, फिर उनको स्पॉन्सरशिप और उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन एज फार एज आप कह सकते हैं अगर कोई जैसे अपना कोई ऐसा बंदा है डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो किसी बंदे को पर्सनली लाना चाहता है तो उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि वो टेम्परेरी लाइसेंस वहाँ से इशू करा के उस पर वो जो है ना वहाँ पे आके 1 साल तक काम कर सकते हैं और उसके दौरान एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन बाकी किसी स्टेट में भी अभी बगैर लाइसेंस के वो जॉब का ऑप्शन नहीं है उस तरह।
ठीक है। और इसमें जो लाइसेंस इंटरम फिजियोथेरेपिस्ट जॉब करेगा 1 साल के लिए, वो बिलिंग भी कर सकता है पेशेंट की कि नहीं? बिलिंग भी कर सकता है, उसको टेम्परेरी लाइसेंस कहते हैं। आप अगर बैक जाए ना आज से 10-15 ईयर एगो, तो उस वक्त टेम्परेरी लाइसेंस इवन 20-30 ईयर जो हमारे पुराने लोग आए हुए हैं 90s में, उस वक्त तो वो पाकिस्तान से भी उसी टेम्परेरी लाइसेंस पे आते थे, स्टेट ऑफ मिशिगन में भी। मिशिगन वाज द वन स्टेट जो आपको उस वक्त लाइसेंस इशू करती थी, टेम्परेरी लाइसेंस। और लोग आते थे यहाँ पे 1 साल जॉब करते थे, फिर वो उसके दौरान एग्जाम देते थे। अगर एग्जाम जिसका हो जाता था वो ओके, जिनका नहीं हो जाता था तो वो फिर उनको वो लाइसेंस उनका एक्सपायर हो जाता था, जो टेम्परेरी लाइसेंस होता था वो भी एक्सपायर हो जाता था। बाद में फिर रेगुलेशन जैसे चेंज होते होते अभी ये कि ओनली न्यूयॉर्क स्टेट है जो थोड़ा सा लीनियंट है, उस पर आ सकते हैं लोग। इवन कनाडा से लोग जो है ना वो आते हैं TN वीज़े पे एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट न्यूयॉर्क के लिए, लाइसेंस टेम्परेरी इशू करा के। उनको चूंकि वीज़े के लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना होता है, तो एम्प्लॉयर एक सिंपल लेटर भेजता है TN का, तो साथ में अगर आपके पास लाइसेंस टेम्परेरी एम्प्लॉयर ने इशू कर दिया है तो उस TN पे आप वहाँ से, कैनेडियन के लिए तो ज़्यादा सहूलत है, आप आराम से आ सकते हैं वीज़े के लिए, चूँकि आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट वो लीनियंट होती हैं, आपके लिए वो नहीं है जैसे पाकिस्तान में आप वीज़ा स्टैम्प करा के आएंगे, वो ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे ना आप लोगों के लिए। तो वो कैनेडियन के लिए बेस्ट है, अगर कनाडा से कोई आना चाहता है वो टेम्परेरी लाइसेंस इशू करा के स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में एम्प्लॉयर फाइंड करके दे कैन गो देयर। नॉर्मली हम सवाल सेशन के एंड में लेते हैं, लेकिन एक सवाल क्योंकि अभी आया सामिया मलिक का, तो ये मैं आप दोनों से पूछूंगा बारी-बारी। और आज का असल में वेबिनार का जो मकसद है वो भी यही, इसी सवाल का ही जवाब है। ये कहती हैं सामिया मलिक, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम टू USA? अब सवाल बहुत मासूमाना है, लेकिन इसका जवाब बहुत मुश्किल है। तनवीर भाई आप पहले दें, फिर आबिद भाई की तरफ चलते हैं। असल में ये इस सवाल के लिए वेबिनार ही इस सवाल के जवाब के लिए ये हमें भी मालूम है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात, जैसे पहले आबद ने भी जिक्र किया कि बंदे में करंट होना चाहिए कि मैंने कुछ करना। हाँ, That's number one, ठीक है। बेहतरीन चीज। अब बात ये है कि मुझसे बहुत सारे लोग पर्सनली भी राब्ता करते हैं, फोन करते हैं, हम बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कहते हैं कि हम अगले हफ्ते करेंगे। तो 3 साल बाद जब बात होती है तो वो कहते हैं जी मैंने 1 to 5 ले लिया है और मैं सांगला हिल में ना होम केयर करता हूँ, ठीक है। आई मीन जिस बंदे ने करना है तो वो आज ही करे, वो कल का वेट ना करे। ये बार बार बात, there are so many ways, still it's hard comparatively, but still there are so many ways to get there. सबसे पहले तो प्रोसेस ये है कि आप अपनी एवेल्युएशन, जिस बंदे ने भी यहाँ पे आना है, सबसे पहले तो अपनी एवेल्युएशन करवाए, यानी स्टेप बाय स्टेप वो चलेगा। एवेल्युएशन के बारे में किसी को अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प आउट भी कर सकते हैं, और दैट इज नंबर 1। अगर आपकी एवेल्युएशन हो जाती है, फिर ये है कि नेक्स्ट स्टेप है कि आप एलिजिबिलिटी टू सिट इन द एग्जाम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो किस स्टेट में आपने जाना है, आपने किस स्टेट की एवेल्युएशन करवाई है, दैट इज नंबर 2। अब उसके बाद असल काम शुरू होता है। जब आपकी एवेल्युएशन होगी तो उसके बाद 2-3 तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि जब आपको एलिजिबिलिटी टू सिट एग्जाम मिल जाती है, उस बेस पे आप अपना, जैसे ये डॉक्टर्स हैं, जब वो स्टेप 1 स्टेप 2 कर लेते हैं तो उस बेस पे वो अपना वीजा अप्लाई करते हैं, उन्हें विजिट वीजा इशू करती है काउंसलेट, ताकि वो अपना स्टेप 3 जो फर्दर जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेस है, उसको यहाँ पे आके कंप्लीट कर लें। और फिजिकल थेरेपी के बारे में काफी हद तक चांसेस हैं कि जब आपको ऑथराइजेशन टू सिट इन द टेस्ट मिल जाती है तो उसकी बेस पर आपको यहाँ पे आने का वीजा मिल सकता है। जब आप यहाँ पे आ गए, आप जिस वीजे पे भी आ जाए, फिर आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। देयर आर सो मेनी वे टू अकोमोडेट यू, आई मीन अगर आपका एग्जाम पास हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं, अगर एग्जाम पास नहीं भी होता, स्टिल देयर आर सो मेनी अदर वेज टू अकोमोडेट यू। यू कैन गेट जॉब एज रिहैब एडवोकेट, as a rehab coordinator, as a like a TPM therapy program manager, there are so many jobs, ये that is number 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपकी एवेल्युएशन हो जाए और आपकी वीजा स्क्रीनिंग आप अप्लाई करते हैं, वीजा स्क्रीनिंग भी हो जाती है, फिर आपका ग्रीन कार्ड फाइल किया जा सकता है। जैसे आपने कहा, उसके लिए यू हैव टू हैव सम एम्प्लॉयर,
अब उसमें ये है कि हम किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं। वैसे पर्सनली लोग अपने तौर पे भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम 3 साल आपके साथ काम करेंगे। कंपनी को ये फायदा होता है कि हम अंडरवेज इनसे काम करवाएंगे। अंडरवेज का मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। से फॉर एग्जांपल इफ दे पे अ रेगुलर पीटी लाइक $50, दे विल पे यू लाइक $30 or $35 per hour, that's it, not a big huge difference, ठीक है। तो वो ग्रीन कार्ड फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा एक H1 का भी ऑप्शन है, उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर चाहिए। ये 2-3 जो डिफरेंट वेज हैं, लेकिन नंबर 1 एवेल्युएशन है। आप चलेंगे इसको। जी जी आमिर भाई। थैंक यू तनवीर भाई। तो जैसे तनवीर भाई ने मेंशन किया उसी को आगे लेके चलते हुए तो मज़ीद यही ऐड करना चाहता हूँ आपको कि जैसे उन्होंने मेंशन किया कि हमारे पास एक तो ग्रीन कार्ड का प्रोसीजर है, दूसरा सबको पता है वीज़ा जो है क्या नाम है स्टूडेंट वीज़े का ऑप्शन भी मौजूद है यूएसए में, और थर्ड जो है वो H1 है। तो स्टूडेंट वीज़ा है या इवन विजिट वीज़ा जो है वो भी आपको उस बेस पे जिस पे तनवीर भाई ने मेंशन किया उस पे चांस है, लेकिन यूजुअली होता ये है कि पाकिस्तानियों को ज़रा वो उस तरह इतना एक्नॉलेज नहीं करते उस तरह। तो चांस तो है, किसी को लग जाएगा किसी को नहीं, जो आप बेस पे ना एलिजिबिलिटी बेस पे वीज़ा। लेकिन जब आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप को नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए वो एम्प्लॉयर तलाश करना है। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है यहाँ पे तो आप उसी एलिजिबिलिटी की बेस पे पाकिस्तान से भी आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो सकता है और ग्रीन कार्ड पे आप डायरेक्ट यूएसए आ सकते हैं। ये वायद एक फिजिकल थेरेपी की डिग्री है कि जिसमें आज भी लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट ग्रीन कार्ड लेके आ रहे हैं और वो जस्ट रिक्वायरमेंट अगर यहाँ की सारी पूरी हैं तो बाकी किसी भी कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है। इवन डॉक्टर्स जो आते हैं वो यूएसएमएल पास करते हैं एक स्टेप, दूसरा और तीसरे थर्ड स्टेप के लिए वो यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं आके, तो फिर वो एक नए लंबे प्रोसीजर से गुजर के पहले वो H1 पे आते हैं, फिर उनको H1 से गुजरने के बाद उनको यहाँ पे या तो उसमें उनका वापस पाकिस्तान जाना पड़ता है, अगर पाकिस्तान नहीं भी जाएंगे यहाँ भी कहेंगे तो किसी लो प्रिविलेज एरियाज़ में उनको ना 2 साल 3 साल सर्व करना होता है, तो फिर उनको वेवर मिलता है कि वो अमेरिका का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उनका एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन पीटी की वायद एक ऐसा वो है जिसमें आपको पाकिस्तान से यहाँ लैंड हो गया, आपको डायरेक्ट वहाँ से ग्रीन कार्ड सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है, यहाँ उतरते हैं तो आपका एयरपोर्ट पे ग्रीन कार्ड अप्लाई हो जाता है और जैसे घर आते हैं तो महीने में आपके पास घर में ग्रीन कार्ड भी आ जाता है। साथ में H1 का जो ऑप्शन है उसमें ये है कि एलिजिबिलिटी की बेस पे आपका H1 फाइल हो सकता है एज ए रिहैब डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, थेरेपी प्रोग्राम मैनेजर, जैसे तनवीर भाई ने मेंशन किया। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी उसका क्राइटेरिया उसका ये होता है कि सर्टेन लेवल ऑफ सैलरीज एम्प्लॉयर का होता है। जैसे लास्ट जो मुझे याद है वो था कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कमिट करता है वो 85,000 एंड अबव की अगर कमिटमेंट करता है कि मैं आपको एनुअली पे करूंगा और वो फिर उस बेस पे अपना H1 फाइल करेगा आपका, तो वो H1 आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसी बेस पे अप्रूव हो जाता है। फिर जब यहाँ आप उसी किसी भी पोजीशन में थेरेपी, रिहैब, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर किसी भी पोजीशन में वंस यू इंटर इनटू यूनाइटेड स्टेट देन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज जो ओपन है, आप इवन आपकी प्रिपरेशन है तो विद इन अ मंथ और वट एवर टाइम नेक्स्ट अवेलेबल एग्जाम हो आप उसमें बैठ जाएँ। वो एग्जाम चाहे पीटी का है, पीटीए का, ये बड़ी एक प्रिविलेज आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आने से पहले मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सब दोस्त अब जो भी सुन रहे हैं कि आप वहां से बैठ के पीटी और पीटीए दोनों की इवैल्यूएशन करा लें। तो उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो आप कोई भी एक एग्जाम कर लेंगे तो जॉब आपको बहुत अच्छी मिल जाती है और पीटीए की लिविंग भी वेरी डिसेंट और वेरी अच्छी पे है यहाँ पे भी ना। अगर आप पीटी नहीं भी कोई बन सकता फौरी तौर, तो अगर पीटी असिस्टेंट का एग्जाम भी पास कर लेता है तो ही इज़ रियली गुड। कई हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने पीटीए का एग्जाम पास किया और वो पीटी की तरफ गया ही नहीं है इसलिए कि दे आर मेकिंग सफिशिएंट इनकम, तो वो जस्ट अपने उसी जॉब और बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, वो आगे एग्जाम पीटी की तरफ नहीं जाते बिकॉज वट एवर अर्निंग दे नीड दे आर मेकिंग देयर, जस्ट थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, दे पुट सम एक्स्ट्रा आवर्स और कुछ अपना बिजनेस करते हैं कुछ वो मामला, तो दे कैन मेक सफिशिएंट लिविंग। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज और ऑप्शन है यहाँ पे आने के लिए। फिर स्टूडेंट वीज़े का है, स्टूडेंट वीज़े का ये है कि डीपीटी के बाद ना थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। यूएसए में मास्टर प्रोग्राम जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं, कहीं शायद किसी जगह कोई हो, लेकिन वो भी अभी जब से डीपीटी प्रोग्राम हुआ तो मास्टर की को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब ऑप्शन ये है कि जो यहाँ से लोग करते हैं बैठ के उनके लिए तो लाइसेंस की बेस पे वो एडमिशन ले लेते हैं किसी भी 2 प्रोग्राम, एक डीएसटी प्रोग्राम है और एक पीएचडी प्रोग्राम है।
लेकिन पाकिस्तान से जो आते हैं उनका भी एडमिशन हो जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे और उस पे डेफिनेट आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जीआरई के प्रोसेस से गुजरना होता है। अब अगर आपके पास जीआरई का स्कोर जो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि उतना स्कोर ले लेते हैं जीआरई में, तो देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि आप आ सकते हैं। अगर आप वैसे देखें, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आपको मेंशन करूँगा, एंड्रयू यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, तो आई वाज एनरोल्ड इन देयर एज वेल फॉर डीएससी प्रोग्राम। तो 1-2 सेमेस्टर किए, उसके बाद मैंने फ्रीज करा दिया, तो वो अभी चूँकि टाइम और वो ऐसा है कि फिर उसको कंटिन्यू करना मुश्किल था। तो अब वो एंड्रयू एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप लोग कोई भी पाकिस्तान से अप्लाई करें, उनके रिक्वायरमेंट पूरी करें और वो आसानी से एडमिशन दे देते हैं और आ भी जाते हैं उस पे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ सवाल असबर के पास मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये 2 चीज़ें जैसे अभी आबिद भाई बता रहे थे। ये जब आबिद भाई एम्प्लॉयर आप ढूँढते हैं अपने बैक होम कंट्री से, तो जैसे कनाडा में मिनिमम सैलरीज़ डिसाइडेड होती हैं, मैक्सिमम भी डिसाइड होती है, मैक्सिमम चलें अनडिसाइडेड भी होती है, लेकिन मिनिमम डिसाइड। क्या एम्प्लॉयर जो है एक्सप्लॉइट करते हैं इन चीज़ों को, या रूल है कि ये सेट सैलरी है, मिनिमम इससे कम पे आप नहीं ला सकते? उसमें सलमान, ये बात है कि जब आप लेबर एलसीए होता है, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो एलसीए जब एलसीए एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, वो हर काउंटी और एरिया का डिफरेंट होता है हर जॉब के ठीक हिसाब है, से। ठीक है, अब पीटी के लिए एक होता है लेबर सर्ट, तो वो एक अलग चीज़ है जो हर प्रोफेशन करता है। एक हमारा जो एलसीए वाला करते हैं पीटी के लिए, वो सिर्फ एक 1 या 2 पेपर की फाइलिंग होती है, जिसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर फाइल करता है और वो उसको इमिग्रेशन वाले जो है वो आप उसको जब भेजते हैं लेटर, तो उसको बता देते हैं कि अगर आप इस लेवल की सैलरी इस कैटेगरी में, अगर जैसे आप पीटी किसी को बुला रहे हैं या पीटी असिस्टेंट बुला रहे हैं जो भी, तो उसमें लेवल बता देंगे कि आप 80,000 या इससे अबव अगर आप इसको हायर करेंगे तो हम आपको वीज़ा, मतलब उसकी इनिशियल फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। तो उसमें थोड़ी-सी टेक्निकल बात ये है कि वो फिर उस एम्प्लॉयर का ये क्राइटेरिया होता है कि एम्प्लॉयर आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसका सारा आजकल रिकॉर्ड मंगवाते हैं। वो देखते हैं कि आया ये इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 80,000 प्लस पे कर पाएगा। फिर उसको कहते हैं आप लास्ट ईयर के लास्ट टैक्स 2-3 ईयर रिटर्न के दें। टैक्स रिटर्न हमें दें। जी, उससे उसकी इनकम और वो सारी चीज़ें देखते हैं। अगर वो उनको सैटिस्फाई कर लेता है एम्प्लॉयर, तो फिर वो आसानी से वीज़ा दे देते हैं, फिर रोकते नहीं हैं उसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अभी पहले जिस तरह तनवीर भाई बता रहे थे कि पहला स्टेप ये है कि आपकी नीयत होनी चाहिए। तो मैं तनवीर भाई एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो इस टाइम बहुत अच्छे सेक्टर में एचओडी भी है और उसकी प्राइवेट क्लिनिक भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो वो हर 3 महीने के बाद अस्सलाम वालेकुम लिखता है, तो मैं उसको आगे से यही कहता हूँ, लगता है कल मरीज़ कम आए हैं। तो उनका जवाब यही होता है कि यार अब कोरोना आ गया है, अब सर्दी आ गई है, अब ये हो गया तो मरीज कम हो गए। तो मैं 5-6 यार सलमान भाई 6 लाख इधर कमा रहा हूँ तो ठीक है, आऊँ कि ना आऊँ? फिर 5-6 लाख तो That's very true. That's very true. I still remember कि जब मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा था कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, तो मेरे क्लास फेलोज भी थे। मैंने सबको बताया कि यार ये मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कापी करवानी ना 2-2 रुपए की, आप भी फिल कर दो। कहते यार तू जब चला जाएगा ना, तो फिर जब तुम्हारा हो जाएगा, चला जाएगा, फिर हम आएंगे। तो अब 20 साल बाद एक दोस्त का फोन आया मीरपुर खास से, कहता यार हुण कुछ हो सकता तेरा तो बच्चे का हो सकता। जी असबर, क्या सवाल है आपके पास? तो मैं ये ना जो आपने बात की उसमें आई जस्ट वांट टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स के जैसे जब से पीपीपी हो गया पाकिस्तान में, उस वजह से जो है ना स्टूडेंट वीजा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पहले ये था कि सिंपल आपकी ग्रेजुएशन थी, उसकी बेस पे आपको यहाँ पे एमएससी में एडमिशन मिल जाता था, आप आ जाते थे, नंबर 1। और दूसरा ये कि प्रोफेशनल स्कोप के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इवन एक ही डॉक्टर जिनको फिजिकल थेरेपी की अहमियत का मालूम था, पता था, उन्होंने वहां से फिजिकल थेरेपी कर ली। और बाकी जिनको यहाँ पे आगे पता चला फिजिकल थेरेपी अगर नहीं कर सके तो उन्होंने पीटी असिस्टेंट का कोर्स कर दिया। आई नो सो मेनी डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर हु आर वर्किंग एज अ पीटीए फिजिकल थेरेपी असिस्टेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी, स्कोप का। ठीक है। तो और जो आपकी उसकी हवाले से ये था कि जो मिनिमम वेज जो जब लेबर कंडीशन फाइल करते हैं उसमें मिनिमम वेज जो भी होती है एम्प्लॉयर हैज टू पे दैट,
डजंट मैटर व्हाटएवर, उसे पे भी करना पड़ता है, उसे रेकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो एक फ्रीलांसर जो होता है वो अपनी डिमांड करता है, उसका रेट ज्यादा होता है, वो उसकी मर्जी काम करे या ना करे। लेकिन अगर किसी कंपनी ने हायर किया तो जो मिनिमम जिस पे एग्री होते हैं वो भी कम सैलरी नहीं होती, वो एम्प्लॉयर हैज टू पे फॉर दैट। चलो ठीक हो गया जी। असबर आपके पास क्या सवाल? सर इसमें एक तो फॉलो अप क्वेश्चन है कि जैसे हमने पहले बात की है कि सबसे पहला स्टेप है एवेल्युएशन का। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा असबर जैसे के पीछे बैकग्राउंड पे ऊपर तस्वीर लगी हुई आई लव न्यूयॉर्क। जी वाओ इससे अंदाजा लगा लें सर मेरे। देखिए पर्सनली आई यहाँ लव पे टोरंटो, यानी कि अगर मुझे सैलरी यूएसए से मिले, रहूं मैं टोरंटो, तो टोरंटो से बेहतरीन कोई सिटी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। 100% एग्री विद तनवीर लेकिन भाई। सैलरी यूएसए से मिले। मैं भी कनाडा रह के आया हूं और मेरी भी यही फीलिंग है। इवन जब हम जाते थे ना कनाडा में, आपको बताऊं अक्सर बच्चों के साथ, तो जब यहाँ से बॉर्डर पार करते हैं ना, आई हाँ फील कि मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ। अपने मुल्क में आ गए। हालांकि मैं 1 साल रहा हूँ, ये पता नहीं क्या, आई डोंट नो, ये तनवीर भाई ने आज बात की तो मुझे भी ये फीलिंग हुई कि यार ये क्या, इसकी मुझे रीजन नहीं पता। लेकिन कनाडा, हालांकि मैं 1 साल रहा हूँ, तनवीर भाई काफी साल रहे, स्टिल आई फील कि मेरा अपना मुल्क है। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करता हूँ आई फील सो रिलैक्स। कैनेडियन आर सो जनरस। मैं अभी तक अमेरिका का वीजा लगा हुआ है, इनविटेशन भी बहुत है, तनवीर भाई की तरफ से भी है, मैं गया नहीं। लेकिन जो मेरी रिलेटिव्स यहाँ जितने कैनेडियन रहते हैं वो कहते हैं जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, एक क्रूडनेस की फीलिंग आती है। मैं जब जाता हूँ ना अपना कनाडा, सबसे पहला मेरा स्टेप होता है, जो ही बॉर्डर क्रॉस किया लेफ्ट हैंड साइड पे टिम हार्टन है, सबसे पहले वहां से फ्रेंच वनीला, दैट इज माय फेवरेट। उसके बाद जो पिज्जा बिकॉज आई हैव डन पिज्जा बिजनेस माय सेल्फ, यू नो, फॉर 2-3 इयर्स, यू नो। तो पिज्जा का जो है ना, क्रीमी चीज और पिज्जा वो जनाब। ऑडियंस के नॉलेज के लिए मैं शेयर कर दूं कि जब कैनेडियन आर्मी अफगानिस्तान में लड़ने गई तो इन्होंने वहां स्ट्राइक कर दी कि वो जो हमारा बेस है उसके अंदर टिम हॉर्टन की ब्रांच बनाए, वरना हमने लड़ना। तो वहां पे यानी टिम हॉर्टन की ब्रांच बनाई गई है वहां पे। जी असबर। सर वही फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा कि सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने एवेल्युएशन करवानी है। अब सर एक फ्रेश ग्रेजुएट के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने अभी ग्रेजुएशन की है, फ्रेश डीपीटी का ग्रेजुएट हूँ मैं, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि मैं पहले कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज को पहले से ऑप्ट इन करूँ और फिर अप्लाई करूँ इवेल्युएशन के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ? जैसे हमने जब यूके वाला सेमिनार किया था तो उसमें हमने कहा था कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद एचसीपीसी के लिए अप्लाई करें। तो यूएस में इसका रेसिप्रोकल आपकी सर क्या होगी? ये रईस इजाज का क्वेश्चन है जी। सेम यूएसए में एक्सपीरियंस डजंट मैटर एज फार एज एवेल्युएशन इज कंसर्न। और जो मेरे नॉलेज में है अभी, जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसकी बेस पे एवेल्युएशन आसानी से हो जाती है, उसमें एक्सपीरियंस रियली डजंट मैटर। लेकिन जो आबिद भाई जो डेफिशिएंसीज लगती हैं, डेफिशिएंसीज तो मेरा ख्याल है इस टाइम कोई ऐसा कोर्स नहीं जिसके में डेफिशिएंसी ना लग रही हो, सब में थोड़ी बहुत लग रही है, सो न्यूयॉर्क स्टेट के। यही बात तनवीर भाई की कंटिन्यू करते हुए मैं इसको आप लोग ना इसको सारे क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी हमारे ऑडियंस सुनने वाले हैं, दोस्त अहबाब जूनियर्स, अमेरिका के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपीरियंस चाहे 15, 20, 30 ईयर है, वो इवैल्यूएशन के लिए जीरो मैटर, उसका कोई उसमें रोल नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है वो आपकी होती है डॉक्यूमेंट्स पे, जो आपने डिग्रीज की है, चाहे आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री की हुई है पीटी के अलावा भी, वो भी सारे आवर्स काउंट होते हैं। इसके अलावा पीटी से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे भी उसमें इवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है उसमें काउंट होते हैं। एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता। आप जैसे ही ग्रेजुएट में आप अप्लाई करें, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अभी तक एक तो आप देखें ना, हर एक के कोर्स वर्क टूल हैं, तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, आई डोंट नो कि हमारे पास आज स्कोप है इस वेबिनार में सलमान के वो डिटेल डिस्कस करें या नहीं? किस चीज की सर? ये कोर्स वर्क टूल जो है एफसीसीपीटी। नहीं सर, आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि आज हमारे पास ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए हुए हैं
सही है। तो अब फिर हम वो इसको हम नेक्स्ट के लिए मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि हम इवैल्यूएशन के लिए आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहें। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट पूरा एक कंप्लीट वेबिनार है, जिसमें सिर्फ इवैल्यूएशन होगी और उसके डेफिशिएंसीज होगी। एग्जैक्टली उसके लिए वेबिनार पूरा कर लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर इसलिए ये इतना क्लियर कर दें कि कोई भी जो बंदा आना चाहता है तो वो सबसे पहले इवैल्यूएशन अप्लाई करे। हर एक को डिफरेंट लगती है जो है ना डेफिशिएंसीज, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी को कुछ लग रही है, किसी को कुछ लग रही है। इसलिए आप अप्लाई करेंगे तो जो आपको आती है तो उस हिसाब से फिर आप कोर्स करें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया, तो ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के और हम लोगों के, यानी लोगों को अमेरिका कनाडा से भागने का। तमसीला चुगताई हैं जी, ये अल्बर्टा में होती हैं। तो ये कह रही हैं कि इफ यू कुड प्लीज गाइड ऑन हाउ मच एक्सपेंसिव आर हाउसिंग इन यूएसए। उधर हाउसिंग अगर आप कनाडा से कंपेयर करेंगे तो आधी प्राइस भी नहीं है, आधी भी नहीं है। और जिन घरों में हम रहते हैं ना, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मिशिगन में खास करके जिस स्टेट में हम रहते हैं, तनवीर भाई भी आपको मेंशन करेंगे, यहाँ पे ह्यूज हाउसेज हैं कि मतलब कनाडा में ये शायद आपको 4 मिलियन में भी इस तरह नहीं मिलते जितने घर इधर होंगे। Yeah, that's very true, you know. I just want to tell you one thing. One of my friend, he came from Ireland. He is FCR surgeon. तो वो जब आए तो उसकी बेटी अपने बाबा से कहती है कि यार बाबा ये अंकल करते क्या हैं? तो वो कहते हैं ये फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। तो कहते हैं बाबा आप नहीं बन सकते फिजिकल थेरेपिस्ट। लेकिन वो बेटी को वो ये भी बताना चाहिए कि अंकल फिजियोथेरेपिस्ट है पर अमेरिका में है, कनाडा में नहीं है। तो आप सर्जन क्यों बन गए? यू हैव टू। और सलमान एग्जैक्टली है, जब भी आपके पास कोई विजिट करके जाता है ना, दे फील के शायद ये कोई बहुत बड़ी चीज है, किसी को पता ही नहीं होता कि थेरेपिस्ट जो है ना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपकी एक तो जो लिविंग हाउसिंग थोड़ी सस्ती है, आप लोगों से तो कंपेयर करें तो बहुत सस्ती है। दूसरा हमारी इनकम भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप के, जो आप कह सकते हैं 10 प्रोफेशन या 5-6 प्रोफेशन है, वी आर वन ऑफ देम। अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, हमारे लोग, तो वो तो डॉक्टर से भी वे आगे हैं ना। तो आप कह सकते हैं हमारे थेरेपिस्ट भी ऐसे हैं जो यू कैन से दे आर क्लोज टू बिलियनर, नॉट मिलियनर। हाउसिंग सस्ती है, कार इंश्योरेंस जो है ना, वहां पे $300 की हमारी कार थी, $300 उसकी इंश्योरेंस थी मंथली। ठीक है जी, यहाँ पे कार इंश्योरेंस बहुत सस्ती है, और गाड़ियां भी वहाँ पुरानी थी, फिर भी इंश्योरेंस ज्यादा थी। जितनी कीमत उतनी ही उसकी मंथली इंश्योरेंस। माई कार इंस्टॉलमेंट इज $282 और मेरी इंश्योरेंस जो है $320 है। समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आपने थर्ड पार्टी लेनी $50 में मिल जाती है। ठीक है जी। The only difference is कि वहाँ पे आपको हेल्थ फ्री है, यहाँ पे अगर आपकी जॉब है, बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको फ्री मिल जाती है या आपको को पेमेंट होती है। अदरवाइज अगर आप प्राइवेटली हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं तो दैट कॉस्ट ऑलमोस्ट $1,000 पर मंथ, यू नो, फॉर होल फैमिली। अच्छा, अब ब्रैम्पटन में सर लास्ट वीक एक सेमी डिटैच घर 600 ओवर आस्किंग पे बिका है। जितने में आप 2 घर ले लेते हैं वो उतने में ओवर आस्किंग में बिका है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तमसीला चुगताई का है। वी हर्ड डिस्पाइट ऑफ क्लियरिंग यूएस एग्जाम वी स्टिल नीड टू डू डीपीटी फॉर H1N1 वीजा। नो, ठीक है। इसमें मैं ऐड करता हूँ, ये पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड है, ये एजुकेशन ले लो, वो एजुकेशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर आपने टीचिंग में जाना है दैट्स फाइन, अदरवाइज बिलीव मी, जो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएशन इज मोर देन एनफ, यू नो, टू मेक एनी डिफरेंस, टू डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। वंस यू पास द लाइसेंस देन देयर नो मैटर व्हाटएवर, यू नो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी को ऐड करें, बीएसपीटी पे भी हमारे दोस्त सबाब है जिन्होंने डीपीटी भी नहीं की, बीएसपीटी था। लोग इवन बीएससी 3 ईयर वाले जो है, दे स्टिल हैव अ लाइसेंस। या दे डोंट हैव टू, जब लाइसेंस आ गया बस बात खत्म। दे आर गुड, नोबडी आस्क्ड देम। तो पाकिस्तान से कहीं से भी मैन, आपने इवैल्यूएशन कैसे लेनी है, ये आपकी स्किल है, चाहे आप बीएससी करके लें, चाहे आप डीपीटी करके लें, एमएस करके लें। वंस यू गॉट योर इवैल्यूएशन एंड एलिजिबिलिटी, यू आर फाइन। After that, you don't need to have any extra education unless you are really willing to write a DSc or PhD with your name. तो वो अलग बात है। बाकी एज अ थेरेपिस्ट कोई डिफरेंस नहीं करनी पड़ता उसमें ना, क्योंकि जॉब आपकी नेचर ऑफ जॉब वही है। Nobody even asked, you know, कि आपकी डिग्री कौन सी। Believe me, all they ask, you know, where is your license? Until unless you want to go for it. बिल्कुल सर। जी
सर सैलरी की बात हो रही है तो थोड़ा सा गाइड कर दें कि यूजुअली सैलरी रेंज क्या होती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। हाँ, और ये बल्कि पीटी और पीटीए दोनों की, क्योंकि दोनों इसके की बारे में जाहिर बात है कि हर बंदा सोचता है, तो और बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देखो है जी, कि पूरे यूएसए में तकरीबन ऑलमोस्ट कमोबेश सेम ही है। लेट मी पुट इन दिस वे, यू नो, जो मिशिगन है, अगर वो बंदा जिसका हफ्ते में 2 दिन काम करने को दिल नहीं करता, 5 दिन काम करने को दिल करता है, दे कैन इजीली मेक 150, ठीक है जी, विद ऑल बेनिफिट्स। और वो बंदा जिसका हफ्ते के 7 दिन काम करने को दिल नहीं करता, दे कैन मेक 120, यू नो, 20 और 10, यू नो, सो दैट्स व्हाट इट इज बेसिकली। जबरदस्त। और पीटीए का आप बताओ यार, पीटीए का क्या है? मेरे सर पीटीए भी तनवीर भाई जैसे मेंशन किया कि टाइम जितना आवर, यहाँ पे ना बेसिकली हमारा डिफरेंट सेटअप है। एक है आपको पता है होम केयर का सेटअप जिसमें बहुत ज्यादा है, दूसरा है रीहैब का सेटअप जो नर्सिंग होम, और उसमें तीसरा क्लिनिकल सेटअप है, और चौथा जो है वो इन पेशेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन है। अगर आप इन पेशेंट या हॉस्पिटलाइजेशन में हैं तो वो आपकी जॉब जो है ना वही रेंज जो है ना उसी में रहते हैं आप, अराउंड 120,000 जो आपकी फिक्स है, कहना चाहे आप पीटी में। और पीटीए जो है वो अराउंड आप कह सकते हैं 60 to 90,000 एनीवेयर बिटवीन दैट आवरली रेट पे। लेकिन वही पीटीए जब होम केयर में जाता है तो वो पर विजिट जो है ना अराउंड $35 से $40 उसको पर विजिट मिलते हैं पीटीए को ना। तो वो उसकी दौड़ है कि वो 7 दिनों में कितने विजिट कर सकता है। एवरीडे आप कह सकते हैं अराउंड 8 to 10 विजिट तो हर बंदा कर ही लेता है आसानी से ना। कुछ लोग अगर लेट आवर करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 8 to 10 जो पेशेंट हैं वो लोग देखते हैं जो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और इसी तरह पीटीए की आप आवरली सैलरी करें तो वो आपको विजिट को जो है ना मुख्तलिफ हैं, जैसे ओपनिंग है वो एनीवेयर 100+ मतलब 150 भी लोग ओपनिंग के लेते हैं यानी एक विजिट के। और वैसे जो एवरेज रेशियो है वो विजिट वो 60 से लेकर 100 के बीच में, कहीं भी आपकी नेगोशिएशन है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका बना हुआ है। तो पर विजिट वो अराउंड मतलब 60 से 90 रीविजिट, और जो ओपनिंग है या डिस्चार्जेस हैं वो 100 से 150 इस रेंज में जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि फिक्स कोई नहीं है। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि 100 से लेकर 200,000 ये आप आराम से इसके बीच में पीटी जो है ना वो कहीं भी फॉल करता है, डिपेंड करता है वो कितना काम करता है। पीटीए 60 to 100,000 वो आप समझ सकते हैं कि पीटीए इसके बीच में लाई करता है। कई 100,000 भी बनाते हैं पीटीए। तो इसमें टैक्स कितना डिटेक्शन है क्या अमेरिका के अंदर? वो आपकी ब्रैकेट है ना, बेसिकली टैक्स की ब्रैकेट होती है ना, बिल्कुल तो वो आप उस ब्रैकेट से जाते हैं। जैसे अगर आप अराउंड अगर आप 100,000 में हैं तो आप चले जाते हैं 25, क्यों तनवीर भाई 25% पे आते हैं ना। अगर आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो फिर तो आप टैक्स भी जो है ना 10% आपको देना पड़ता है, बाकी आपके एक्सपेंसेस फ्री ऐसे ही है। ठीक है। तो वो एक पाकिस्तानी थेरेपिस्ट था, उसका रिश्ता आया तो वो कहते हैं कि भाई तनख्वाह कितनी तेरे मुंडे ने? उन्होंने कही एक $100,000 ਤੇ ਨਾਲ एक बंदा बैठा ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ है कि टैक्स ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ टैक्स तो बाहर कितनी बनती हैगी? ये मशहूर है कि अमेरिका में टैक्स बड़ा देना पड़ता है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर कनाडा वाले दे सामने तेरे ना गल करो। तो लेकिन ये है कि उसका भी देयर आर सो मेनी वेज, लीगल वे, ऑफ कोर्स लीगल वे, आप उसको जो है ना, वरना ये है कि तकरीबन समवेयर बिटवीन 15 to 20% आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने जो बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते ना, इसलिए वे हैं, वो कहते हैं लीगली मैंने जो है ना किया, आपने दिखाओ कि मैंने कौन सी गलती की है ना। तो नहीं, उसमें हमें फायदा ये है कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे ज्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ब्लेस्ड 4 kids, सेम विद आप, यू नो। तो आपके जितनी फैमिली बड़ी है उतना आपको टैक्स कम देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के सो मेनी यू नो अदर वेज के जिसमें ये है जब आप इतना कमा रहे हैं तो फिर मतलब टैक्स तो आपको पता है जितनी ज्यादा ब्रैकेट में जा रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट है ना, 50,000 पे कम होगा, ब्रैकेट छोटी होगी, 100 पे ज्यादा होगी, 150 पे और ज्यादा होगी। टैक्स इज नॉट अ बिग डील। मैक्सिमम जो है ना 300+ में जाते हैं तो आपको 40% पे जाते हैं। अगर आप 300 क्रॉस करते हैं ना तो आप 40% फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं है।
1 मिलियन और 10 मिलियन और आप 40,000 पे जाते हैं अगर आप लेकिन जिसने यहाँ पे आना है ना, वो ये ना देखें कि सैलरी कितनी है, वो ये देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के बाहर अगर किसी ने जाना है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से जाए, वरना तो कंदोले प्रदेश, ठीक है जी, आई मीन बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल देखें। जैसे हमें यहाँ पे है, हम जितना हमारा आपस में मिलना मिलाना, फैमिली सोशलाइजेशन इतनी पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, नाम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो बेसिक जो लाइफ है वो तो भले आप काम करते हैं या नहीं करते, बेसिक जो फैसिलिटीज हैं हर बंदा एंजॉय करता है। ठीक है जी, वो तो भले आप गरीब हो या अमीर हो, डजंट मैटर, यानी कि जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो आसमान बोजदार से अच्छा ही होगा आपका। अच्छा असगर जी, आपके ये पास सर कुछ? आपने दुख दिया सर। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बताया कि डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, जैसे होम हेल्थ केयर है या फिर इंडोर है, रिहैब क्लिनिक्स हैं, तो इसमें सर एक तो ये गाइड कीजिएगा कि मोस्टली जो पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट जो आते हैं यहाँ पे, तो वो कौन से सेटअप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पहली चीज़। और दूसरा ये कि इनके रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखें, उसमें जो मोस्टली जो हम लोग मिशिगन में हैं, हम होम हेल्थ केयर को पसंद करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि बड़ा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, आपने अपनी मर्जी से उठना होता है, जितना आप काम करना चाहें उतना काम कर सकते हैं। ठीक है जी, यू आर योर ओन बॉस बेसिकली। ठीक है, और इसकी जो सैलरी है या पर विजिट रेट है ये भी ज्यादा है। ठीक है, और इन बिटवीन अगर आपने 2-4 पेशेंट देखे, फिर आपने कोई घर के टमाटर ले आने हैं, कोई खीरे ले आने, कोई चीज सब्जी ले आनी हैगी, ठीक है, वो आपने डाल फिर चले गए। ठीक है, घर के भांडे धोने हो तो फिर चले गए। ठीक है, तो आई मीन यू आर वेरी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, यू नो। एंड वैसे बाय द वे आज तनवीर भाई के बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी है ये टाइम इनके बर्तन धोने का होता है, इन्होंने कहा था तो मैंने कहा था वो मैं ढूंढूं। अच्छा, यू वांट टू वर्क लेट आवर्स, यू कैन वर्क लेट आवर्स। ठीक है, तो जो हमारी जो देसी कम्युनिटी है वो इस सेटअप को पसंद करती है, जो मेजॉरिटी लोग हैं। लेकिन जो चंद एक लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ही काम करने का शौक है, they wanna do some tricky things, they work in the hospital, और उसके बाद नर्सिंग होम इज अनदर ऑप्शन। ठीक है जी, वहां पे भी लोग काम करते हैं, वहां की सैलरी थोड़ी कम है। तो ओवरऑल जो है ना, स्पेशली फॉर मैन, home health care is best, setting. The second one is nursing home, and then outpatient clinic. So many people from us, they work also in outpatient clinic, and only few of us work in the hospital. Nobody likes to work in the hospital. तो ये 4 settings हैं जिसमें जो है, लेकिन most popular is home health care. अच्छा जी, इसमें अब अलीम अजहर है, कनाडा से ही हैं। इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ पे बिटवीन ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर्स? उसमें ये है कि जब आप दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप H1 पे हैं, आपका एक सर्टन जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, जो लेबर कंडीशन के मुताबिक आपकी सैलरी डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, वो आपको मिलेगी। जब आपके पास ग्रीन कार्ड होता है, आप इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, आपके ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं होता, आप अपनी मर्जी के साथ नेगोशिएशन करके जो है ना, वो अपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं या सैलरी डिसाइड करते हैं, फिर कंपैरेटिवली आपको हाई रेट मिलता है, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू वर्क फॉर एनीबॉडी। H1 में जो सर्टन एम्प्लॉयर है उसके अंदर आपने काम करना है, और जो मिनिमम जो वेज है वो तो वो आपको देगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश को पूरा नहीं, जो आपकी मर्जी है आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। बेसिक सैलरी जो है वो दे सकेंगे अच्छा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट आप जब साइन करते हैं किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना किस हद तक जरूरी होता है, और इस दौरान अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहें तो क्या, यानी उसके देखो, H1 में बहुत बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, स्पेशली हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने H1 के में बहुत खुर्द-बुर्द किया है, तो उस वजह से काफी स्ट्रिक्ट इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हैं। कुछ साल पहले लोग इतना नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई फॉलो कर ले अच्छी बात है, ना करे तब भी था, लेकिन अब ये है कि यू हैव टू फॉलो 100%।
जिसने आपको हायर किया है उसने आपको पे करना ही करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही करना। जिस जॉब के लिए आपको हायर किया वो जॉब आपने करनी करनी। आप जिस एम्प्लॉयर के साथ आपका H1 है आप उसी के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने 2 एम्प्लॉयर के साथ काम करना फिर आपको एक और यानी कि एक पार्ट टाइम H1 निकलवाना पड़ेगा। तो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन यू आर H1। इसी को सलमान थोड़ा सा ऐड करें तनवीर भाई की बात को, तो जो H1 पे भी आते हैं लोग तो एम्प्लॉयर एक के साथ बाउंड तो होते हैं, लेकिन बाउंड उसी कॉन्ट्रैक्ट से होते हो। अगर आपको कोई नया एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है मोर सैलरी से, तो आप अपना H1 ट्रांसफर करा सकते हो, वो एम्प्लॉयर आपको रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता। यू मस्ट हैव, यानी आप यहाँ पे भी एज लॉन्ग एज यू हैव वीजा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर आप उसी के साथ काम करोगे। लेकिन बराबर में आपको जब कोई देखता है, अक्सर जो हमारे लोग यही कहते हैं यहाँ के आके जो आते हैं लोग, तो जैसे कि H1 पे कम सैलरी पे आए हुए हैं, और जैसे ही लाइसेंस हो गया, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो उसके बाद वो बाहर मार्केट में उनको बराबर में 10 एम्प्लॉयर और ऑफर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई व्हाई नॉट, यू कैन कम टू अस, वी कैन पे यू मोर। तो वो लीगली एक प्रोसीजर है, वो अपना H1 ट्रांसफर करा के उस एम्प्लॉयर से H1 पे लीगली जा सकता है। उसको भी ये नहीं है कि आपने H1 पे यहाँ आए हुए हैं तो बस पक्के बाउंड हैं, यू कैन नॉट गो एनीवेयर फॉर 3 ईयर, बट आपको एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, वो आपको ट्रांसफर करा सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि हाउ डू वी फाइंड एम्प्लॉयर इन यूएसए? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, मजे की चीज ये है कि ये हमारी एक बहन है तमसीला चौथाई है, वो सवाल कर रही हैं और वो कनाडा में बैठी हुई है। वो कह रही हैं आपने अल्बर्टा गलत बताया था, मैं नियाग्रा फॉल में हूँ। और फिर एक और उन्होंने कमेंट ये भेजा है कि फ्रॉम इनिशियल कन्वर्सेशन इट सीम्स दैट स्पीकर्स आर एडवोकेटिंग यूएस बेटर देन कनाडा। तो मेरा इनको जवाब ये है कि आपके 10 सवालों से हमें ये लग रहा है कि यू वांट टू गो यूएसए। वो और दूसरा ये पैनल मेरा ख्याल है आप लोगों ने, हम लोग क्योंकि यूएसए के एक्सपर्ट इसलिए कि हम लोग यहाँ पे हैं तो यहीं की एजुकेशन देना चाह रहे हैं। बाकी तो आप लोगों ने कनाडा का मेरे ख्याल सेमिनार अलग किया था ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यूके का भी आपने अलग किया, आप लोग उसमें। हाँ जी, एडवोकेसी तो आपने अपने टॉपिक की करनी है। हमारा फोकस यही था कि यूएसए की आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो उसमें तो फिर यही है ना कि यूएसए की ही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो एम्प्लॉयर जो फाइंड करने, जो आपने एम्प्लॉयर का भी कहा था, तो लेकिन उसका मुख्तलिफ तरीके हैं। ज्यादातर जो देखा गया वो यही है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ही लोग आते हैं ना हमारे पास। एम्प्लॉयर ढूंढने से पहले पहली बात तो ये है ना कि आपने अपनी एवेल्यूएशन करवा ली है। जी सर, हाँ, उसके पास हो गया। जो कनाडा में बैठे हुए उनके लिए तो TN वीजा इज वेरी गुड ऑप्शन। एग्जैक्टली। नहीं, TN वीजा ऐसा बंदा जो परमानेंट रेजिडेंसी में है, जिसकी सिटीजनशिप अभी नहीं हुई, तो उसको तो TN वीजा नहीं मिल सकता। नहीं, उसको देखें, अगर जो उनका क्वेश्चन है ना, एम्प्लॉयर किसी भी, इवन पाकिस्तान वाले, चाहे कनाडा में नहीं है, पाकिस्तान वाले के भी एम्प्लॉयर फाइंड करने का जो है ना, तो अभी तक तो यही है कि ये सलमान भाई कल परसों आप कह रहे, आपने भी एक ऐड शेयर किया था कि यार जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्या ऐसे ऐड देंगे कि हमें H1 के लिए थेरेपिस्ट या फलाने डॉक्टर्स या नर्सिस चाहिए ना अमेरिका के लिए। तो उसी चीज़ देखें, ये है कि अभी तक जो पाकिस्तानी यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, वो किसी न किसी पर्सनल कॉन्टेक्ट से ही हम सब लोग आए हैं। और आइटम ये होता है, जैसे मिशिगन में जो आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि हम सारे लोग मिशिगन में क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि मिशिगन में ही हमारे पास एम्प्लॉयर होते थे। हमारे सीनियर्स दोस्त अहबाब जो है वो क्या थे, यहाँ पे अच्छे उनके बिजनेस थे, कोई नर्सिंग होम, कोई क्लिनिक, कोई होम हेल्थ केयर, दे वर द ओनर। सो उस वक्त ये था कि उनको जहाँ भी कहीं होता था तो हमारा लिंक, आपका भी जैसे है, हर बंदे का ताल्लुक मिशिगन वालों से ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई जानने वाला यहाँ होता है। फिर उसी चैनल से ही कोई अपना दोस्त अहबाब आपको वीज़ा कोई भी चाहे, एम्प्लॉयर भी वही ढूंढता था और उसके बाद प्रोसेस भी कराते थे, और सारे लोग एक दूसरे के पीछे यहीं पे पहुंच गए और हम मिशिगन बेस्ड ही बना दिया। बाकी जैसे तनवीर भाई ने कहा था कि स्टेट सारी उसी तरह ओपन है, उस ओपन स्टेट्स में भी आप जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत लोग जाते हैं उससे क्या नाम है, इंडियन लोग जो है वो ये टेम्परेरी लाइसेंस पे, और न्यूयॉर्क में एम्प्लॉयर उनको हायर करते हैं। पाकिस्तानी लोग, हमारे दोस्त अब ना कोशिश ही नहीं करते उस पर ना ज़्यादा, अगर कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो भी क्राइटेरिया, वो चैनल ओपन हो सकता है। तो एम्प्लॉयर आजकल तो यही है कि पर्सन टू पर्सन जानने वाले किसी से ही आप अप्रोच करें, ओपन करेंगे तो बाहर के लोग जो ये कम रिस्पॉन्ड करते हैं, और चांस हो भी सकता है कि आपको कोई रिस्पॉन्ड करे, कीप ट्राइंग, अगर वो कर सकते हैं, लेकिन किसी जानने वाले से, किसी उससे जरिया है कि आप कोई आपको हायर करने के लिए एग्री हो तो फिर बाकी प्रोसीजर किया जाए। But person to person that I totally agree with that. लेकिन जैसे आजकल जैसे अनकोर रिहैब है, सेलेक्ट रिहैब, आए दिन उनकी ईमेल्स आती हैं, मैं तो उनके साथ अटैच हूँ ना, so they are looking for a lot of people, you know, like right now in nursing home
they need lots of, they are ready to sponsor, you know, if somebody has like a license, they are ready to sponsor them. और स्पेशली अगर कनाडा में जो लोग लाइसेंस करके बैठे हुए हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। वो तो इवन हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो ट्राई जिन्होंने 1-2 आए भी हैं तो इसी तरह खुद वहां से जॉब अप्लाई की है और उनको नर्सिंग होम वाले अभी रिसेंटली वो अपने एक आए हुए हैं इधर भाई जो विंडसर में रहते हैं, तो वो विंडसर रिहाइश है उनकी और इधर हेनरी फोर्ड में उनकी जॉब है, इनपेशेंट में उन्होंने जॉब की है और वो ट्रैवल कर रहे हैं, विंडसर से रोज आते हैं, जॉब की शाम को वापस चले जाते हैं। चले आपको टेस्ट केस देता हूँ जी। श्योर बिल्कुल कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा भूपिंदर सिंह साहब भी हमें वॉच कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भूपिंदर भाई, ਤੁਹਾਡਾ वेलकम करने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ गुरु है जी एनपीटी के। ये मेरा भी सलाम क्या है, मेरी तो बरादरी है। अच्छा भूपिंदर भाई ये तनवीर भाई को इस्लाम रिसीव करो और मेरा भी जी आया नु आ गया जी आबिद भाई का भी। तो असबर आपके पास नेक्स्ट सवाल क्या आया जी? सर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल आबिद भाई इस टाइम तक इतने के ज्यादा हो गए हैं कि हम इसको 2-3 घंटे भी करें तो ये कम है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिस्पांस इज ओवरऑल में तो शार्ट जो आपने पूछना है अब जो कि बहुत सारे नहीं हम इसका नेक्स्ट सेशन कर लेंगे अभी, यानी जो टाइम है 1.5 घंटे का वो पूरा करके फिर नेक्स्ट सेशन में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है, बिल्कुल सर एक क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि बहुत सारे लोग क्योंकि अब यहाँ पे यूके में आ रहे हैं फॉर फर्दर एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो डिफरेंस है सैलरी का बिटवीन यूके एंड यूएस वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आपके ख्याल में ये एक ऐसी ऑप्शन है कि कुछ लोग यूके आते हैं और यहाँ से फिर यूएस में मूव करना, वो ऑप्शन जो है उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स? तो उसके लिए असबर भाई अभी जैसे हमने जो डिस्कशन की है ना, तो मेरा ख्याल हमने किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं की, कोई भी बंदा हमारा दोस्त है आप जहाँ भी बैठा हुआ है ना, क्राइटेरिया सब के लिए एक है, आपने उसी क्राइटेरिया से जाना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं। ओनली एक आपको एडवांटेज ये है, अगर आप यूके से कोई डिग्री कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा का कोई आप डिग्री कोर्स है या मास्टर है या कोई भी इवन किसी और क्वालिफिकेशन में भी है, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, कनाडा से, 3 मुल्कों से, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी फेवर ये है कि वीज़ा स्क्रीनिंग में आपको टॉफल वेव हो जाता है। आपको टॉफल की रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे प्रॉब्लम टॉफल हमारे पाकिस्तानी में ना, ये हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि टॉफल में वो स्पीकिंग में स्कोर मांगते हैं 26, टोटल जो है वो 89 मांगते हैं, लेकिन स्पीकिंग उसकी होनी चाहिए 26। अब 26 जो है ना वो गोरों का भी नहीं आता ना यहाँ पे, वो भी बेचारे जो है ना जब वो देते हैं तो वो खुद उनका भी लिटरली नहीं आता। अब इतना हाई क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो लेकिन जो लोग आप यूके में गोरों का इसलिए नहीं आता कि चेक करने वाले पीने होते हैं, अब पीने होते ये भी हो सकते हैं, तो वो देखें अभी यूके में जो डिग्री कर रहे हैं, कनाडा में आप लोग बैठे हुए हैं, यूके वाले आप लोग कर लो कोई भी 1 साल का 1.5 साल का जो भी व्हाटएवर एक डिग्री कर लो, छोटी मोटी, इवन पब्लिक हेल्थ में कर लो, मास्टर कोई भी किसी भी आप जो आपसे रेलिवेंट हो थोड़ा बहुत, सो इवन काइनेसियोलॉजी में कर लो, आजकल हर जगह उसका भी बड़ा स्कोप है, तो वो कर लो। इनको इस हवाले से भी एज है कि एक तो आपने कहा कि टॉफल से इनकी जान छूट जाएगी, दूसरा एज ये भी है कि ये अगर अपने ही एवेल्युएशन करवा लें, एग्जाम की तैयारी करवा लें, इनको विजिट वीजा बड़ी आसानी से लग सकता है, आसानी से मिल जाता है, वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। कनाडा वाले तो मेरे ख्याल है वहां भी दे सकते हैं, कनाडा में बैठ नहीं प्रो मैट्रिक पहले कनाडा में होता था, लेकिन प्रो मैट्रिक इधर मिसिसागा में भी सेंटर है हमारे। नहीं लेकिन एनपीटी का वहां पे एग्जाम नहीं होता, होता है ना, मिसिसागा में है सेंटर है, अभी दोबारा हो गया है। अच्छा ये मैं एक ऑडियंस के लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूं अभी, बल्कि हम उससे राब्ते में हैं, बंदे से जैसे ही राब्ता होगा हम उनका छोटा सा एक क्लिप बताएंगे। पाकिस्तान से अभी एक स्टूडेंट का जो कि बाहर किसी मुल्क में स्टडी कर रहा था, उसने पाकिस्तान से अप्लाई किया और उसका एनपीटी के लिए विजिट वीजा भी अप्रूव हुआ, स्पेसिफिकली एनपीटी के लिए। That's what I'm talking about. Yes, that is one way to get visa. You know, so once you are here, then you know you are here. कोई मसला नहीं। असल में वही है, इनको बेसिक वीजा ऑफिसर जो बैठा हुआ है ना, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो वीजा ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन पे है। कई दफा विजिट वीजा देखो वो किसी को नहीं। अच्छा सलमान, इसको दोबारा चेक कीजिएगा कि जो प्रो मैट्रिक है
आपके मिसिसागा में, वहां पे एनपीटी होता है कि नहीं होता? जो मेरे नॉलेज में है कि अभी सर जी सिर्फ 4-5 दोस्त फेल होके आए ने, पता है हुंदा है पास भी होने। तनवीर भाई अभी रिसेंट अभी तनवीर जो भाई ये बीच में अलीम ने सवाल किया, इसने 6 महीने पहले पास किया यहीं से मिसिसागा से। देखो बीच अच्छा अच्छा, हाँ, इट्स कंफर्म डेफिनेट एंड वो तो पहले 101% यहाँ पे कंफर्म। था, फिलीपीन में था और एक कैरेबियन में था। फिर लोगों ने कोई घपले शपले किए तो फिलीपीन वाला बंद कर दिया और गालिबन कैरेबियन वाला भी बंद कर दिया। तो अभी नहीं, चलो यहाँ तो बंद हो नहीं सकता ना, कनेडा यहाँ तो गोरो नहीं कर रहा है। नहीं, कनाडा वाला भी उस वक्त बीच में बंद हो गया था जब आप तनवीर भाई कह रहे हैं ना, जब फिलीपीन का इशू हुआ था अमेरिका के लिए 1 साल फिलीपीनियों को बैन कर दिया था। फिलीपीन के लोगों को याद है ना, हमारे जब शुरू में 8-9 में उस वक्त उन्होंने बाहर के सारे सेंटर बंद कर दिए थे। अच्छा, बिल्कुल मुझे वो उन्होंने याद ये है। रिस्ट्रक्चर किया ना ये प्रोमेट्री का सारा सिस्टम, फिर क्योंकि उस वक्त तो एग्जाम बहुत फ्रीक्वेंट होते थे। ये दोबारा इन्होंने उस वक्त ओपन किया जब एग्जाम ये इन्होंने लगा दिया ना कि हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक एग्जाम होगा। टोटल 4 दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि दोबारा अब कनाडा को भी परमिशन दे दी है उन्होंने ना। That's कनाडा very good. ये तो बहुत अच्छी बात है यार, दैट्स इवन बेटर। एग्जैक्टली अच्छा, पहले से था, आप जब जो होते थे आप लोग कनाडा उस वक्त भी था मेरे आप ख्याल इसमें में। ये हाँ, उसके बाद फिर बाद में बैन हो गया था। मैं भी फेल हुआ हूँ वहां पे 1-2 बार, हाँ, मुझे मैं जब आया था ना उस वक्त क्योंकि यूएस का एग्जाम वहां नहीं था। That's I know. फेलियर इज द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन द वे टू सक्सेस। तो ये नाम ले लिया बच्ची ने, मैं किसी ने स्टूडेंट ने, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, उसामा है, ये ताइवान से इसने कोई डिग्री की है, फिर पाकिस्तान से आके इसने एनपीटी के लिए विजिट वीजा लगवाया। तो चले ये भी अच्छा, ये आ गया है कि नहीं? ये मुझे नहीं, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा, तो है हमारा स्टूडेंट सर मेरा ख्याल है कि वो आ गया हुआ इधर यूएस में ही है इस वक्त। यूएस में ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये एक साहब पूछ रहे हैं कि एनपीटी क्लियर हो गया और ये वीजा स्क्रीनिंग का क्या प्रोसेस है? अच्छा, ये वीजा स्क्रीनिंग पे आप जो डिग्रियां कह रहे थे, इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए एग्जामिशन के लिए या कोई भी डिग्री होनी चाहिए? देखो वीजा स्क्रीनिंग का जो है वो सिस्टम, एक तो पूरी इवैल्यूएशन होती है, ठीक है। मैं टोफल एग्जामिशन की बात कर रहा हूं। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ ना। देखो वीजा स्क्रीनिंग जो आपकी होती है ना, जैसे टाइप 1 वीजा स्क्रीनिंग या आजकल एफसीसीपीटी, मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा जो भी कराने वाले हैं वो एफसीसीपीटी से ही कराएं। उसकी वजह यह है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कई साल तक सेव रखते हैं। बाकी किसी एजेंसी से जाएंगे तो वो 2 साल बाद डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर आप दोबारा कॉलेज से भिजवाने पड़ते हैं। एफसीसीपीटी जो है वो काफ़ी साल तक रखते हैं, इवन 8-9-10 साल तक भी लोगों ने देखा है। वो दोबारा जब री अप्लाई करते हैं कोई चीज़ तो वो पुराने डॉक्यूमेंट उनको एक्नॉलेज करके कंटिन्यू कर देते हैं आगे। अब एफसीसीपीटी की जो क्राइटेरिया वो वही है। टाइप 1 जो वीज़ा स्क्रीनिंग है ना, उसमें टाइप 1 जो इवैल्यूएशन है उसमें इमिग्रेशन है और एक वीज़ा स्क्रीनिंग है लाइसेंस के लिए। तो पहले आपकी कंप्लीट इवैल्यूएशन होगी डिग्री बेस पे, और जब आपके पास डिग्री है यूएस की, इसकी कनाडा की, यूएसए की या यूके की कोई डिग्री है 1 साल का, अगर कोई आपका डिप्लोमा या डिग्री ऐसी है जो किसी यूनिवर्सिटी से है, तो जो आप वीज़ा स्क्रीनिंग वाला पोर्शन जब टाइप 1 वीज़ा स्क्रीनिंग वाला करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट भिजवाएं। जैसे ही आप वहाँ जाके ट्रांसक्रिप्ट अपनी यूनिवर्सिटी से भिजवाएंगे तो वो जाके एफसीसीपीटी की वेबसाइट पे उनको मिलेगी, अपडेट होगी, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट का मैसेज आ जाएगा कि यू आर वेव फ्रॉम इंग्लिश बिकॉज ऑफ योर दिस डिग्री। तो आपको फौरन वो सर्टिफिकेट, जो वीज़ा स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट इशू कर देंगे बगैर इसके। ये क्राइटेरिया अप्लाई करने का। यानी टॉफल जब आपने एप्लीकेशन भरी होती है ना, तो आप ऑनलाइन जाते हैं तो एक आपका कॉलम एम्प्टी होता है इंग्लिश का, जब तक आपने टॉफल कंप्लीट नहीं किया तो वो एम्प्टी रहता है। आपको कई अरसे तक आपको ईमेल और लेटर आते हैं, आप कब करेंगे, फिर आप उनको डेट बताते हैं मैं अभी अप्लाई किया हुआ है, रिजल्ट आता है, फिर आप भेजते हैं वो रिजल्ट। उसी दौरान अगर आपने कोई डिग्री या वो जो किया हुआ है तो उसके ट्रांसक्रिप्ट आप अपलोड कराएंगे तो वो यूनिवर्सिटी से खुद वेरीफाई जब जाएंगे तो वो कर लेंगे आपको विद इन फ्यू टाइम। इस बारे में एक दोस्त ने ट्राई की थी, उसने कोई मास्टर इन पब्लिक हेल्थ शायद किया था कनाडा से या कोई और कोर्स, तो उसको रिप्लाई ये किया गया था कि फोन पे कि आपकी क्योंकि डिग्री फिजियोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है और हमने वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि फिजियोथेरेपी में कोई डिग्री हो तब हम ये करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? या वो जो खातून ने फोन उठाया था वो असल में ना इनका मैं तो सबको ये रेकमेंड करूंगा जो तजर्बा भी देखा है मैंने ना, इवन कई लोगों का ये भी हुआ है कि उन्होंने डिग्री नहीं की हुई थी, अभी 2 ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट की थी ना, और जैसे वीजा स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, अभी डिग्री भी नहीं आई थी, तो जैसे उन्होंने 1 साल की डिग्री किसी 2 साल के प्रोग्राम में थे तो 2 ट्रांसक्रिप्ट उनके चले, उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी का भेज दिया क्या कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट उनको भिजवा दिए CGFNS को या FCCPT को।
तो जैसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए तो वो ऑटोमेटिक उन्होंने वेव कर दिया। अगर आप कॉल करके उन लोगों को पूछोगे ना, हाँ, वो और यही सबसे करें। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये है कि कभी फोन पे ये चीजें नहीं पूछो। या और पूछोगे अगर तो वो आपने गलती कर भी ली है तो हाँ आप दोबारा करें। हर एवेलुएटर का डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट होता है। और सम टाइम उनको नॉलेज भी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आपने उतनी ही बात करनी जितनी जरूरी है, गैर जरूरी बात करके अपने आप को फंसाने वाली बात है, ठीक है। तो ये जैसे आबद ने कहा है ना कि ये क्राइटेरिया, उनको आप बाबर यही करवाना है कि भाई यही आपको चाहिए था, यही मैंने किया है, ठीक है। और तो क्या। वहां पे जो बैठे हुए हैं एवेलुएटर, वो मैट्रिक पास है भाईजान, उनको हाँ। कख नहीं पता, ठीक हाँ है जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो ये तो लकीर किसी से ने लकीर पब्लिक है। हेल्थ में डिग्री की है उसका वेव नहीं हो रहा, आई एम सरप्राइज। या तो ये भी तजर्बा मौजूद है कि एक ट्रांसक्रिप्ट पे भी लोगों की ना इंग्लिश वो वेव हो गई है। या, जैसे बढ़िया, कोर्स या, चल रहा है, अभी एक ट्रांसक्रिप्ट आया है तो वो उन्होंने अपलोड की, जाके यूनिवर्सिटी से पैसे दिए, $5 $10 फीस दी। यूनिवर्सिटी ने जैसे सबमिट की ट्रांसक्रिप्ट, उनके पास सिस्टम में गई, वो इवन देखना इन्होंने बादर नहीं किया, पढ़ते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने उसको वेव कर दिया। अगर आप कॉल ये करके पूछोगे तो वो तो फिर यही जवाब देंगे जो आपको वो मिला। यही जवाब देंगे। या ठीक 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 ठीक। असबर, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नहीं सर, मेरी तरफ से और कोई क्वेश्चन आपकी नहीं, मेरे तरफ ख्याल से कमेंट्स वाले। अच्छा जी। अब एक सवाल जो है कि इसको वैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन मुख्तसर सा दोबारा कर लेते हैं कि विच स्टेट्स आर मोस्ट इकोनॉमिकल इन हाउसिंग एंड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमें पूछेंगे तो हम तो मिशिगन ही कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका स्वाबदीदी इख्तियार है जी। और ठीक है। जेन्युइनली बात भी यही है। आपको अगर कंपेयर करोगे ना इकोनॉमिकल हाउसिंग, तो जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मिशिगन में है वो हम न्यूयॉर्क में नहीं अफोर्ड कर सकते इस सैलरी में, वो हम कैलिफोर्निया में कभी नहीं कर सकते। तो इस तरह जो मतलब जिस स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, या जो हमारी वो सिस्टम है, जो पे स्केल और अर्निंग और जिस तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं, और इतनी अच्छी लिविंग है यहाँ मिशिगन में, कभी आप लोग विजिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा। वैसे डैलस भी काफी लोग हैं, टेक्सास में काफी लोग हैं, लेकिन जो हब है हमारा वो मिशिगन है। और हमारी तो ख्वाहिश है जी, हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए, जितने लोग भी आ सके हैं, वी आर हियर टू हेल्प देम आउट। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। It sounds like that it's very complicated or maybe hard. It's not complicated, not hard. All you need your intention to come here, your positive motivation that you want to come here. If you decide today that you want to come here, believe me, you will get here. इसलिए तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसको आप देख रहे हैं, आप तनवीर भाई हैं, आबिद भाई हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं, यही स्टेप करके आए हैं, ठीक है ना। हर बंदे को ये स्टेप्स नहीं पड़ते, जब इंटरनेट भी पैदा नहीं हुआ, इंटरनेट भी नहीं था, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने ना कोई अटर्नी किया, ना कोई हमने कंसल्टेंट हायर किया, हमने सिंपल जो फॉर्म थे वो फिल करके भेजे, खुद ही अपनी समझ बूझ के मुताबिक तैयारी की, खुद ही अपनी समझ बूझ, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है हमने खुद अपनी मर्जी अपनी समझ बूझ के मुताबिक की। आप लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ रिसोर्सेज, प्लस सलमान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम लोग बैठे हैं, हमसे हर बंदा राब्ता कर सकता है, लेकिन वही राब्ता करे जिसने आना है या जो सीरियस हो, ठीक है। नहीं, उसमें मैं यानी सॉर्टिंग करके इंशाल्लाह जो सीरियस होंगे उनको ही फॉरवर्ड करेंगे। अब ये हमारे शाजिल ने एक सवाल किया है कि वीज़ा स्क्रीनिंग सर्विसेज बेस्ट FCCPT की है, CGNS की है, और टाइप 1 रिव्यू फ्रॉम FCPT रिक्वायर्ड 220 क्रेडिट आवर्स। इसको भी बेटा हम नेक्स्ट में करेंगे वेबिनार में इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, ये हैं साम्या फ्रॉम ये कहती हैं, आई हैव डन डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन फ्रॉम एक्समैक यूनिवर्सिटी फिनलैंड, आई कैन सेंड दिस ट्रांसक्रिप्ट, इट प्रोवाइड्स मी 60 क्रेडिट आवर्स। अब इनका सवाल पता नहीं क्या है इसमें, मेरा ख्याल है इनका सवाल वही है बेसिकली, हमने जो कहा है ना कि आपकी एग्जेम्पशन का, ये फिनलैंड कहाँ पे है? तो फिनलैंड यूरोप में है, इनका एग्जाम्प्ट होगा। ये एक मिनट में अभी आपको इसमें से हाँ, आप आयरलैंड है, फिनलैंड है, ये मेरे ख्याल एग्जाम करेंगे इसको। ये आप अगर सुने ना तो इसमें है एप्लीकेशन हु हैव बीन अवार्डेड बैचलर डिग्री हायर इन फिजिकल थेरेपी एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये जो लफ्ज आपने कहा ना, ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं, अच्छा बस ठीक हो गया। लेकिन फिनलैंड का एज ए कंट्री जो है ना, वो आई डोंट थिंक है एज ए कंट्री मेंशन नहीं है।
हाँ, कंट्री में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये वहाँ शो कर देती है इनकी यूनिवर्सिटी के ये इंग्लिश में है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिनलैंड, हाँ, फिनलैंड जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है या कोई और ज़बान भी है ज़्यादा नहीं, डोमिनेट? फिनलैंड नहीं, फिनिश बोलते हैं। फिनिश लैंग्वेज है, लेकिन इनकी हायर एजुकेशन शायद मेरा ख्याल है इंग्लिश में है। नहीं, वो क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आपको बता रहा हूँ। वो जो कंट्री अच्छा। उन्होंने मेंशन किए हुए हैं ना, हाँ, अच्छा, यूके, और इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, स्पीकिंग है यूके और ये यूएसए, कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड, ये उन्होंने न्यूजीलैंड स्ट्रिक्टली किए हुए हैं। बाकी अगर किसी और कंट्री में वो जो चीज़ है ना, जिसमें वो हमारे पाकिस्तानियों को भी मिलती है, जो आप कह रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन का, जैसे हाँ, हम हाँ, हाँ, कहते हैं ना हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, हाँ जी, बिल्कुल। वो इवैल्यूएशन में हमारी उसमें हेल्प करता है। जो इवैल्यूएशन में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो वही सर्टिफिकेट चल जाता है। टॉफल की रिक्वायरमेंट या वीजा स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट वो सर्टिफिकेट नहीं पूरी करता। चल, ये एक और सवाल है सुराज नदीम, आपने एंडरसन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, काइंडली गाइड मी, आई विल ग्रेजुएट इन जून 2022 एंड वांट टू डू माय मास्टर फ्रॉम यूएसए। ये बेटा आप बाद में इनबॉक्स में राब्ता करना, ठीक है ना, तो ये इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। आपने एंड्रिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, राइट? एंड्रयू है, हाँ, वो एंड्रयू है। ANDREWS, एंड्रयूज। सही। अच्छा जी, फरीद अहमद हैं जी, ये कहते हैं व्हाट आर सैलरी ऑफ रिहैब मैनेजर और कोऑर्डिनेटर इन यूएसए। ये सवाल पे आप समझ गए ना ये क्या चाह रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। इनका शार्ट आंसर आप ये देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खास चेले हैं और इंग्लैंड में इस टाइम मुकीम है फरीद साहब। तो ये देखें इनके लिए मिलके भी आए ये जो जॉब है रिहैब कोऑर्डिनेटर की या एडमिनिस्ट्रेटर की, ये समझें प्रोबेशन पीरियड है आपका। हाँ जी, यानी कि ये एक वो तरीकाकार है जिसकी बेस पे आपको अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन गोल आपका यही होना चाहिए कि आपने एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो इसकी ये जो मिनिमम, जैसे आपने कहा था, जब लेबर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम समवेयर अराउंड 85,000 है, जो एम्प्लॉयर ने आपको यानी कि इसको पे करना है, ठीक है। तो लेकिन ये आपका आर्जी हल है, मुश्किल हाल यही है कि आप जब यहाँ पे पहुंच जाएं, आप एग्जाम पास करें। अगर आपका एग्जाम पास नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद यू नेवर नो कि रिहैब एडमिनिस्ट्रेटर या कोऑर्डिनेटर की जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है तो दैट इज फॉर एवर। सदाबहार है। नहीं, वो सिर्फ पाँव रख के जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बड़ा अच्छा बच्चा जी। अच्छा जी, ये है मदिया मरियम है, सलाम, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम, मोस्टली एनपीटी ग्रुप्स हैं जिनकी हाई फीस है एंड दे आर दे गुड टू गेट पास इन एग्जाम। इस पे एनपीटी पे भी हम जी पूरा एक सेमिनार करेंगे। और लेकिन एक बात मैं बता दूं, जी, हर पाकिस्तानी फिजिकल थेरेपिस्ट एनपीटीई पास कर सकते हैं, बिलीव मी। ना आपको किसी प्रोफेसर को हायर करने की जरूरत है, ना किसी ग्रुप को, ना किसी को पे करने की। एवरीबॉडी हु वांट्स टू पास दैट एग्जाम, ही और शी विल पास। अगर वो पास ना करे तो मेरा लाइसेंस ले ले, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, जिसने पास करना हो वो हमसे राब्ता करें, हम उन्हें बताएंगे कैसे पास करना है। इट इज नॉट हार्ड एट ऑल, इट इज नॉट हार्ड एट ऑल, ठीक है। हमने, हमारा जो मेरा बैकग्राउंड है, कुछ लोग जानते हैं, हमने वहां पे पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था भाई, लेकिन जब ने दैट्स वेरी ट्रू, हमें और बड़े काम थे, ठीक है। ठीक है ना। तो लेकिन ये कि जब हमने देख लिया कि यार ये पास करना है, इसके पास करने के बगैर कोई चारा नहीं है, कोई हल नहीं है, सो आई पास इन 1.5 years। एक्चुअली जब मैं आया तो मोस्टली पीपल ने गिव अप, they said that it's not easy to pass, ये पास कभी भी नहीं होगा। पैसे लोग बना रहे थे, एज अ पीटीए काम कर रहे थे। हमने कहा यार हमें यहाँ पे जो हमारा असल मकसद है वो तो हम पीटीए, तो पीटीए होना चाहिए। तो फिर जब हमने शुरू किया, मैं और एक मेरे दोस्त हैं, तो इस वजह से तकरीबन 30 लोगों ने, जिसमें आप जानते हैं जाहिर भाई हो गए, राणा साहब हो गए, इवन एमबीबीएस डॉक्टर, ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम ही couldn't pass the exam, ठीक है। तो फिर हमने जब शुरू किया तो वो सारा का सारा क्रू जो है ना, फिर जो इंडियन ग्रेजुएट्स थे वो कहते थे यार पता करो ये तनवीर किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है यार, ये ठीक है ना, ये पता तो करो कितना हाई स्टैंडर्ड का कॉलेज होगा। कॉलेज हमारा हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन वहां पे हमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना हमारा कोई ये मकसद था पढ़ाई लिखाई करना। तो हमें कहने का मकसद ये है कि इट इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल और नॉट समथिंग हार्ड।
कुछ इसी चीज को सलमान थोड़ा सा ऐड करें। वी वर अनफॉर्चुनेट वहाँ थे जब हम लोग पढ़ के आए ना, तो हमारे आउटडेटेड सिलेबस और कोर्स हम वहाँ से पढ़ के आए ना। जब हम कनाडा आके मैं भी लैंड हुआ तो आसपास दोस्तों से मिला, जब जो इंडियन या दूसरे पीटीज थे, तो जो चीजें हम वहाँ पढ़ के आए थे ये ओल्ड वर्जन ऑफ टाइडीज, ठीक है। और बाकी जो और बुक्स थी जिसका फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड जो किताबें पढ़ी थी उनका ना दुनिया में कहीं वजूद ही नहीं था। मुझे भी याद है कि मैं भी जब आया था फिर टोरंटो यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से वो बुक्स खरीदी और क्या नाम मैगी और उस वक्त क्या नाम है गाइटन नहीं ओसलावन, ठीक है, ये दो तीन बुकें वहां से मैंने खरीदी। तो उसके बाद जाके पता चला कि यार ये इतनी कलरफुल और इतनी अच्छी बुकें में पढ़ने में भी मजा आए कि यार ये तो किताबें ऐसी भी होती हैं। तो फिर हमने बैठे जब लग के पढ़े। जब कनाडा में भी आया था तो उस वक्त यही थी कि मेरे दोस्त अहबाब सीनियर जो है ना वो यही कहते थे कि भाई, मैंने उसने सलमान को ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी कि अब डोले शोले बना के आए ना और सेफ्टी शूज लव दे और लव फैक्ट्री थे। और मैं तो डर गया, मैंने कहा यार ये सेफ्टी शूज क्या होते हैं। मैंने पूछा सेफ्टी शूज क्या होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये होते हैं नीचे से बड़े सख्त और पक्के, इधर गिरने का नया खतरा होता है, कोई चीज गिर जाती है कंपनी में उधर तो वो उससे, इसलिए बस आप डोले शोले बना के सेफ्टी शूज लो और फैक्ट्री चले जाओ। तो मैंने खुद एनालाइज किया अपना, मैंने कहा यार इस काम के लिए तो मैं यहाँ आया नहीं था, वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आया था। तो मेरे दोस्त अब आज 18-19 ग्रेड में है, तो मैं भी वहाँ होता तो उसमें प्रमोशन होकर मैं भी चला जाता। तो वो मैंने कहा यार मैं वहां से अच्छी खासी जॉब, उस वक्त मैं आया भी छुट्टियों पे था, 2 साल की छुट्टियों पे। मैंने कहा मैं तो ट्राई करूंगा, ना हुआ तो मैं वहां चला जाऊंगा भाई। तो मेरा तो टारगेट है इम्तिहान पास करना। आपको एग्जाम दिया तो 6 मंथ में मैं वो मेरा थ्योरी तो कनाडा के भी पास है ना, मैंने उस वक्त थ्योरी वहां से पास हो गई थी मेरी, लेकिन बाद में फिर जब उसी अगले ईयर इधर आ गया तो प्रैक्टिकल का देने का मौका ही नहीं मिला। बल्कि मैं जब कनाडा से यहाँ विजिट करने फर्स्ट टाइम आया तो मेरे एक दोस्त हैं तनुर भाई के भी, हमारे सबके मुश्तरका दोस्त ख्वाजा ताहिर साहब, अपने भाई सारे, उनसे बात हुई तो उन्हीं के पास आया इधर। तो कहते हैं, मैंने कहा यार ताहिर भाई उस वक्त मुझे ना कनाडा में अच्छी रीजनेबल जॉब भी मिल गई थी ना, अराउंड मुझे याद है कि 3 or 4,000 ना पर मंथ उस वक्त मुझे वो अर्निंग हो रही थी जब मैं वहां पे उस वक्त इधर मिलने आया। इधर मेरा आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स यार ये चीजें तो हमने बात सुने, ये चीजें हमने ना ये चीजें कभी सुनी नहीं ना। तो वो जब मैं यहाँ में आया तो मेरी मुलाकात तो जब ताहिर भाई और बाकी दोस्त जाहिद भाई थे इनसे भी हुई। तो मैंने इनसे क्वेश्चन मेरा ये था जैसे आज बहुत सारे जूनियर हमारे पूछ रहे हैं ना कि हम कनाडा से अमेरिका आए या ना आए। तो मैं उस वक्त मैंने भी इन सबको यही पूछा था कि मैंने कहा यार मैं इतने 3-4 हज़ार कमा रहा हूँ, मैं सोच रहा था मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ ना, क्योंकि वहां पे लोग $10 घंटा उस वक्त जॉब ले रहे थे। मेरे अपने दोस्त अहबाब फैक्ट्री में इधर उधर $10 की जॉब होती थी और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार में वहां पहुंच गया था उस वक्त भी। तो मैं यहाँ आके सोच रहा था, मैंने कहा यार मैं इन लोगों से पूछूं कि मुझे क्या फिजिबल है, अमेरिका आऊं या ना आऊं ना। तो एक दिन मैंने गुजारी अपने दोस्त के साथ, तो उस दिन जब उन्होंने मुझे घुमाया फिराया सारा कहा तो कहते यार तू किन 3-4 हज़ार को रो रहा है, इधर आएगा तो दुनिया ही हो रहा है। तो वो वाकई उसकी उनकी बात उस वक्त वो समझ आई। फिर मैं गया आगे जाके वाइंड अप करके, बल्कि अपार्टमेंट लेके इधर मूव हो गया। मूव हुआ तो आगे दिन दुगनी रात चुगनी, फिर आगे से आगे जाते गए। अच्छा जी, आबिद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ सेफ्टी शूज ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सेफ्टी शूज का मुझे किसी ने कहा तो मैंने वो सेफ्टी में डिग्री कर ली। मैं कहा चलो गल ही आपने उसमें चलो अच्छी बात है आपने। और वैसे एक बात बताऊं, मेरे सेफ्टी शूज वाले अभी भी दोस्त वहीं पे ऐसे ही होता है। ये अलमिया कनाडा में हर न्यू कमर कैनेडियन टायर पे जाके सेफ्टी शूज हर बंदे को, ये स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड था कि आपने अच्छा, वो लाके लेने दिलाते थे। और लकीली मैंने नहीं बाई किए था नहीं भाई। मैंने कनाडा में फैक्ट्री में सिर्फ एक दिन काम किया, अच्छा, ठीक है, सिर्फ एक दिन, फर्स्ट एंड लास्ट डे मेरा था। और एक ही दिन में मेरे हाथों पे जो आबले, हम पंजाबी में छाले पड़े, एक ही दिन में फटे, एक ही दिन में खूनम खून, ठीक है जी। मैंने कहा दैट्स इट, और वो मैंने पूरा दिन नहीं लगाया, बस दैट्स इट। मैंने कहा मैं तनवीर भाई आप एक चीज मैं आपको बताऊं, वो जो एक दिन था ना, आज आप जहां बैठे हैं ना वो उस एक दिन से जान छुड़ाने की वजह से बैठे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यही तो जब मैं तक हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, ठीक है ना। जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे और उसको निकलने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए, वो कोई ना कोई रिजेक्शन होती है, वो कोई ना कोई रिजेक्शन है, वो कोई ना कोई सख्त हार्डशिप है जो आपको उस कंफर्ट जोन से निकालती है। तो इसमें आज का जो ये अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो थोड़ी सी 5 मिनट है।
तनवीर भाई और आबिद भाई, मैं थोड़ा-सा आपको फीडबैक देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस टाइम आप लोग बैठे हुए हैं अपने एक-एक सिस्टम के सामने, मैं 4 सिस्टम्स के सामने बैठा हूँ। 4 पेजेज़ पे ये हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, और रिस्पॉन्स हमने वेबिनार कनाडा का भी किया है, इंग्लैंड का भी किया है, और अभी ऑस्ट्रेलिया का करना है। तो रिस्पॉन्स इज़ ओवरवेलमिंग चारों प्लेटफ़ॉर्म पे। इस टाइम कोई हमारे पास को 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। कुछ जो है मैं पढ़ नहीं सका, उनसे माज़रत है, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। हमने पोस्टर में पहले ही लिखा था कि अपकमिंग वेबिनार जो हैं वो करेंगे। तो एक नया जोश और एक वल्वला मेरे अंदर आया है इस वेबिनार की वजह से, आप लोगों की गुफ्तगू की वजह से। मैं कनाडा में बैठा हूँ। तो आप थोड़ी-सी फीलिंग सोचें, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और डेस्परेट हो चुके हैं, कि आपका आज का वेबिनार उनके लिए कितनी उम्मीद की किरण बना है, जिनको कोई बताने वाला नहीं। मुझे 100 चीज़ें पता होंगी, मैं आपसे 101वीं चीज़ पूछूँगा, 102वीं चीज़ पूछूँगा। जिनको कुछ भी नहीं पता, उनकी एक्साइटमेंट और उनका लेवल जिस ज़ोर से 2.5 किलो का सर असबर माँग रहा है, मुझे अंदाज़ा हो गया कि असबर कितना एक्साइटेड है, क्योंकि असबर ने पूरी कोशिश कर ली थी यूके जाने से पहले अमेरिका के लिए, क्योंकि इनकी मिसेज़ बिल्कुल मेडिकल सर। डॉक्टर हैं। तो ये लोग स्टेप्स की तैयारी करके और इधर आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अचानक मुझे एक दिन पता लगा कि असबर इंग्लैंड पहुँची है। ठीक है ना? तो ये भी एक दिन, बस इसको भी आज जो है वो डोले-शोले तो इसने ही बनाए हुए हैं। बस तीली लग गई आज, रॉकेट को तीली लग गई है, रॉकेट का मुँह तीली हो गया लग गई जी। है। देखिए वो सेफ्टी शूज साथ लेके आना फिर तो हमारे एक तो मेरी रिक्वेस्ट, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं जिन्होंने सुना, प्लीज 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 इनको अपनी वॉल पे शेयर किया करें। मैं हैरान हूं कि मुझे इनबॉक्स में अप्रिसिएशन मिल रही होती है, मुझे इनबॉक्स में लोग कह रहे होते हैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपनी वॉल पे इसको शेयर नहीं करते। पता नहीं वो क्या चीज है, क्या हिचकिचाहट है, क्या उनको यानी सोसाइटी की तरफ से कोई खौफ है कि उनको शेयर करने में कोई मसला है। तो वो काफ़ी लोग हैं जो इस टाइम कनाडा में इमिग्रेशन के आखिरी मराहिल में हैं, राब्ते में हैं, कुछ इंग्लैंड में है, स्टूडेंट वीज़े के लिए वो आखिरी मराहिल में हैं। तो हमारा मकसद ये है कि ये चीज़ें अगर इस टाइम 100 बंदा देख रहा है, तो ये आप लोग 100 बंदा शेयर करेगा तो ये 10,000 बंदा देखेगा, 10,000 बंदे को, और आपके वसीले से किसी का रोज़गार, किसी का फैमिली लाइवलीहुड कुछ भी चलेगा, ठीक है ना? तो उसमें जितना सवाब मुझे, तनवीर भाई को, आबिद भाई को, असबर को होना है, उतना ही आप लोगों को भी होगा। तनवीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में आप? दैट्स वेरी ट्रू यार, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और इसको फैलाएं आप, एक दूसरे की हेल्प आउट करें। जो बंदा भी आपसे पूछता है आप इनकरेज करें। हम ये नहीं कहते कि आप अपना मुल्क छोड़ें। अब मैं जस्ट लेट मी गो बैक, यू नो, इन 90s व्हेन देयर वर ओनली 3 स्कूल्स, और हम ये सोचते थे यार ये 60 लोग यहाँ से हैं, 40 लाख नेशनल से हैं, 40 म्यू से हैं, इनको जॉब कहाँ से मिलेगी? ठीक है जी, 150 लोग थे ओनली। हम परेशान थे कि यार हम करेंगे क्या? ठीक है, तो अब सोचें कि एक ही शहर में 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल बन गए हैं। कितने ग्रेजुएट्स हैं जो पाकिस्तान से हर साल निकलते हैं, व्हाट दे विल डू? ठीक है जी, अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाहर आने की। कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, प्लस वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, वी आर हियर टू गाइड यू, यू नो। तो व्हाई नॉट अचीव, यू नो, आई मीन इससे फायदा उठाएं, दूसरे दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचाएं, और आई मीन आप इसको यहाँ पे आए, अपनी लाइफ एंजॉय करें। ठीक है जी, तो आई मीन आई रियली अप्रिशिएट। इसमें तनवीर भाई, इसमें आप ये देखें कि मुझसे लोग पूछते हैं कि ये आपने यानी इनिशिएटिव क्यों लिया। अब मैं कई दोस्तों को बताता हूँ, ब्रैम्पटन में जिस स्ट्रीट पे मैं हूँ, हाउस नंबर 59 है, ये 1 से लेके 100 तक की ड्राइव है। इसमें हम 2 घर जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं, 98 घर हमसाया मुल्क की एक खास कम्युनिटी के हैं, और वो कम्युनिटी पूरी दुनिया में 3 करोड़ है। अगर वो 3 करोड़ हो के वो एक पूरे शहर के अंदर आ सकते हैं, तो हम हमेशा ये कह देते हैं जी इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है। तो इंडिया तो हमसे 6 गुना बड़ा है, लेकिन हम उस एक कम्युनिटी से 8 गुना बड़े, हम पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है ना? अब चाइना ने तरक्की कैसे की? चाइना को तो सिर्फ कॉपी पेस्ट का पता था ना, तो उन्होंने क्या किया, 60s 70s 80s में अपने सारे ग्रेजुएट्स अमेरिका भेजे। अमेरिका भेज के वो सारे पढ़ के जब वापस चले गए, अब सारी दुनिया चाइना पढ़ने जा रही है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सारे गोरों के मुल्कों में आए चाइनीज, तो इन्होंने गोरों का अपना था। उससे पहले ये सब 100-200 साल में क्या हुआ, ये सब यूरोप गए थे गोरे।
यूरोप के अंदर गए थे, पोलैंड में गए थे, फिनलैंड में गए थे, जहाँ 600 पुर्तगाल में गए थे, जहाँ 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, और वो यूरोपीय लोग कहाँ थे, वो भी अपने पास से नहीं लिया, वो हमारे इस्लामिक जो इब्ने सीना, अबू अली सीना था, ठीक है ना, और हमारे इस्लामिक जो साइंटिस्ट थे वो उनके पास गए थे सब। तो ये तो कामयाब तो वही है जिन्होंने सीख लिया और आगे उसको उसमें बेहतरी करके उसको आगे ट्रांसफर किया, नॉलेज को एडिशन करके। जी आबिद भाई, आप कंक्लूसिव रिमार्क्स क्या देंगे? जी सलमान भाई, सबसे पहले वही बात है कि आप लोगों ने ये जो एफर्ट किए ना, इसको ग्रेटली हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये किस्म का आप बहुत बड़ा सदका जारिया कर रहे हैं अपनी अवाम, अपने जो पीछे जूनियर्स आने वाले हैं। हम लोगों को ना एक सबको ये सोचना चाहिए, जो हम जितने भी हम लोग बाहर आए हैं ना, थोड़ा सा मुझे फील हुई है, आप लोग इसको भी मज़ीद क्लियर करेंगे आपसे भी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे दोस्त अहबाब, हम जो जब यहाँ लोग आ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि आई एम द लास्ट वन, आई डोंट वांट टू ब्रिंग एनीबॉडी एल्स एंड आई डोंट वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एनीबॉडी एल्स। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तानी पीटी, अगर हम ये एक ऐद कर लें, चंद एक लोग भी ना, जैसे अमेरिका में हम लोग आपके लिए, तो मैं तो हूँ, तनवीर भाई है, हम लोग तो भाई जो हमें पता है, अगर हमारे से जो हेल्प हो सकी मैक्सिमम ना, इवन हम ये गारंटी नहीं देते कि हम आपको एम्प्लॉय ढूंढ देंगे, लेकिन वी विल स्टिल फैसिलिटेट यू अ लॉट। अगर हमारा कोई दोस्त अब आप किसी जगह हमारा हाथ डलता हुआ है, जहाँ से हम फर्स्ट हैंड आपकी कोई एम्प्लॉयर मिला, वो भी करने के लिए तैयार हैं। एंड वी डोंट नीड एनी मनी, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस कैन डायरेक्टली डील विद वट जो फीसिस होंगी वो आप लोग दें, और बाकी हम ये भी कर सकते हैं। और यहाँ जब आएंगे तो वो आपको मतलब पता चल जाएगा, मिशिगन में आप लैंड होंगे तो हम लोग आपके लिए कम से कम जो इनिशियल फैसिलिटेशन है, जो आपको गाइड करना, हेल्प करना, अपॉर्चुनिटीज जो हैं, उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो हमारे अपने हाथ में है। वो आई कैन कमिट दैट वन, तनवीर भाई कैन कमिट दैट, वी हैव अ ह्यूज कम्युनिटी। हम उन लोगों से सबसे ये प्लेज ले सकते हैं कि जो हम नए लोग आएंगे उनको हम जिस तरह भी फैसिलिटेट करना है शुरू के दिनों में, वी शुड हेल्प देम। लेकिन हमने अपना ना दिल खोलना है सब लोगों के लिए, हम लास्ट वन नहीं हो। मुझे जो पता है, आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। मेरी आदत है कि मुझे जब भी कोई मिलता है, मेरे आपसे 2 साल पहले 3 साल पहले सलमान से मैं मिला था कनाडा में, तो जब वहां पे भी आपने मुझे क्वेश्चन किया था, मैंने भी ये कहा था कि सलमान, इफ यू आर विलिंग यू कैन कम देयर। तो आप भी उसके बाद अगले फिर हमारा राब्ता ही नहीं रहा, फिर कई सालों बाद फिर आने जाने में बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन इंटरेस्ट आपने उस वक्त नहीं ली, नहीं तो आप भी बैठे होते यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी यही है, लेकिन ओपन रखना चाहिए हमें। जो नॉलेज हमें पता है ना, वो आखिरी नहीं है, लेकिन हमें शेयर करना चाहिए कि उसकी बिना पे अगर कोई किसी का हेल्प हो जाती है, कोई बंदा आ जाता है, तो दैट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। असबर, आप क्या फीडबैक देंगे आज के वेबिनार के बारे में? क्योंकि बिल्कुल सर, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो ये दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो आज का सेमिनार का मेरा ख्याल हमारा थीम ही ये था कि इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है। और अगर जैसे हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उन्होंने बात की थी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो वो फिर करना शुरू करें, और आज ही करना शुरू करें। हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो आती हैं, लोग बहुत सारा कुछ पूछते भी हैं, लेकिन ये कि जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात आगे नहीं चलेगी। और सिमिलर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारी कंट्रीज के लिए हैं। हम बाहर निकलना चाहते हैं तो पहला स्टेप जो है वो खुद से आपने लेना। बिल्कुल, इसको मैं फाइनलाइज करता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आबिद भाई आपका, तनवीर भाई आपका, दिल की गहराइयों से जितना शुक्रिया आपका किया जाए कम है। आपने अपने बिजी टाइम में से वो टाइम निकाला, संडे का दिन है और फैमिली डे है आप, और लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और पुरअज़्म भी हूँ। रुकावटें आती हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। असबर भी मुझसे पूछ रहा था कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन एक हमने मिशन लिया हुआ है। मुझे नहीं पता कोई और सुनता है नहीं सुनता, मैं ये जारी रखूँगा। मकसद पाकिस्तान से लोगों को बाहर निकालना नहीं है। निकलेंगे तो इनडायरेक्टली रेवेन्यू वो भी हमारे मुल्क में आएगा, लेकिन कोशिश ये है कि 1000 बंदा निकलेगा, चलो 10 तो वापस मुल्क को आके सर्व करेंगे ना। 1000 बंदा निकलेगा, 10 तो वापस जाएंगे, कुछ तो जाएंगे ना सर। तो इसके साथ साथ बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और नेक्स्ट जो सेशन है उसको हम अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग इस वेबिनार को जो है अपनी वॉल्स पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। जी तनवीर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, थैंक यू वेरी मच सलमान। और जैसे अफसर ने कहा कि भाई अगर आपने स्टेप लेना, पहला स्टेप आपने लेना, ठीक है।
फिर फैसिलिटेट हम करेंगे, कम से कम आप बुनियादें तो करें ना उसकी। और जैसे आपने कहा कि हम नहीं चाहते आप पाकिस्तान छोड़ें, लेकिन भैया पाकिस्तान में जो बाहर रह के भी हम यहाँ पे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है, हम जितने भी लोग हैं knowingly, hiddenly, whatever, there are so many ways that we are serving our country, you know। और आप बल्कि यहाँ बैठ के बेहतर तौर पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ बैठ के यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम उनमें इन हो सकते हैं, पाकिस्तान के अच्छे एम्बेसडर बन सकते हैं। पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी पीपल यू नो लाइक हु आर यू नो अंडर पॉवर्टी लाइन, यू नो, उनकी हेल्प और कर सकते हैं। तो वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला। तो दैट्स इट। जी आबिद भाई। जी, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आप आप जैसे तनवीर भाई ने मेंशन किया, असबर ने भी किया कि हम लोग पाकिस्तानी ये नहीं कहते कि हमारे दोस्त अहबाब या अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ मुल्क से निकल जाएं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे तो थोड़ी सी तो है ही है। हमारे मुल्क से लोग निकलेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो एक इंडस्ट्री है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही है, चाहे वो मिडल ईस्ट में जाते हैं या अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में आते हैं। तो कोई भी बंदा जो यहाँ पे आप लोग एनालाइज करें कि आप हर साल जो है ना अपने मुल्क में कितने डॉलर्स कमा के बेचते हैं, आप वहाँ चीज़ें परचेज करते हैं, प्रॉपर्टीज करते हैं, बाई करते हैं, फिर आप जब जाते हैं यहाँ पे, साल में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 1 या 2 दफ़ा फैमिली ट्रिप ना करे। तो एवरी टाइम जब आप जाते हैं तो यू नो हाउ मच डॉलर यू गाइस स्पेंड इन आवर कंट्री। तो वो किसी ना किसी हवाले से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हम कंट्रीब्यूट, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और जब पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई अदाद शुमार भेजती है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ही मेन जो एक सोर्स है ना डॉलर्स का पाकिस्तान में जाने का, क्योंकि वैसे तो बाहर से जब तक डॉलर्स नहीं जाएंगे या रियाल नहीं जाएंगे या ये बाहर की करेंसीज नहीं जाएंगी तो हमारे उस कागज़ की वैल्यू तो कुछ नहीं है। जब यहाँ से हम पैसा ले जाके वहाँ स्पेंड करते हैं तो वो उसी के अगेंस्ट जो है ना वहाँ पे और एक्स्ट्रा मनी या रुपीज़ जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। इस सिर्फ अगर करेंसी यहाँ की नहीं जाती तो वो तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है ना, हमारा जो वहाँ का नोट है या रुपया है, उसकी वैल्यू तो वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब बाहर से डॉलर, रियाल, कोई भी करेंसी जाएगी तो डेफिनेटली हमारा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है एज ओवरसीज पाकिस्तानी। और हम आइंदा भी बाकी जो दोस्त अहबाब भी आते हैं लोग, वो भी कुछ साल यहाँ रहते हैं, रहते हुए भी हर एक की फैमिली सबके तो नहीं आ सकते। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने पीछे फैमिली को बैक होम सपोर्ट ना करता हो मंथली बेसिस पे। अब वो मंथली जो रेवेन्यू जा रहा है, आप खुद सोचें कि हमारे रेवेन्यू स्पेशली इस गवर्नमेंट का दादोशुमार देखें तो वो डबल ट्रिपल हुए हैं। तो वो इसी वजह से हुए हैं कि बाहर लोग आए हैं तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम वहीं बैठे रहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा अपना नॉलेज सारी चीज़ें हम पाकिस्तान के अंदर ही स्मोक के रखें, तो पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए एज ए थेरेपिस्ट उतने नहीं है, और मुश्किल से अपना जो है ना रोजी रोटी जो है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन वही जब बाहर आ जाते हैं तो वो कई और फैमिलियों का सोर्स बन जाते हैं। अभी आप देखें कि जो हमारे यहाँ पे वेल ऑफ लोग हैं बाहर दुनिया में, तो दे आर इटसेल्फ वर्किंग एज वन होल चैरिटी, कि एक एक बंदा जो है वो पूरी पूरी चैरिटी है। वो जैसे कोई भी ये बंदा है तो वो अपने गांव में, अपने इलाके में कोई भी ज़रूरतमंद या नीडी बंदा होता है तो वो डायरेक्टली उसी से रब्ता करते हैं, और वो बंदा जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उन लोगों की हेल्प भी करता है। तो जितने हम लोग वेल ऑफ होंगे तो वो बैक हम अपने मुल्क को कभी नहीं छोड़ सकते। वो उसी पे ही हमारा रहता है कि हम जो है ना वहीं पे जाके इन्वेस्ट करें और वहीं पे सारे मामलात इसी तरह आगे हमारे कंट्री के चलते रहें। तो दैट्स द फाइनल सेट। चलें, बहुत शुक्रिया जी। इजाज़त लेते हैं अपने ऑडियंस से इस अज़म के साथ कि कमिंग वीक्स में इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। और अपना और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।